विश्व संकट में महायुद्ध समतुल्य क्या देखना है? उन वस्तुओं का अकाल पड़ जाना जिनके बलबूते तथा कथित प्रगति का पहिया घूम रहा है और जनसाधारण का निर्वाह हो रहा है। इस संदर्भ में दो प्रमुख आधार हैं। एक, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप खाद्य पदार्थों की समस्या, दूसरी है खनिज पदार्थों की समस्या। इसमें धातुएं आती है और खनिज तेल एवं कोयला, इन सभी चीजों की अगले दिनों कमी पड़ने वाली। कृषि योग्य भूमि सीमित है, जमीन की उपज भी मर्यादित है। उसका रासायनिक खादों से बेहिसाब दोहन किया जाए तो जमीन ठंडी पड़ जाती है। भविष्य के लिए वह ऊसर बंजर स्तर की निर्जीव हो जाती है। इसलिए रोज एक अंडा सोने का देने वाली मुर्गी से एक एक अंडा रोज लेते रहना ही ठीक है। उसका पेट चीर कर एक दिन में ही सारे अंडे निकाल लेने का प्रयत्न किया जाए तो उसमें घाटा भी है और मूर्खता भी। जनसंख्या वृद्धि रोके नहीं रोक रही है। उत्पादन शक्ति में ऐसी बढ़ोतरी हुई है कि प्रायः हर साल एक नया बच्चा पैदा होने का सिलसिला चल पड़ा है। हर 20 वर्ष में आबादी दूनी हो जाती है। इस हिसाब से 20वीं शताब्दी में ही 500 करोड़ के स्थान पर 1000 करोड़ तक की आबादी जा पहुंचेगी। स्पष्ट है कि खाद्य की जरूरत पड़ेगी, जबकि उतनी अभिवृद्धि होने की कोई भी संभावना नहीं है। मात्र खाद्य की ही नहीं, वस्त्र, निवास, रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, उद्योग आदि की इतनी अभिवृद्धि होगी कि उन सब आवश्यकताओं को जुटाना कठिन पड़ जाएगा। अभावग्रस्त पिछड़ी जनता के लिए सरकार को भारी टैक्स चुकाना भी संभव न रहेगा, जिससे वह नए साधन खड़े कर सके। कमाई कम और अधिक होने का सीधा अर्थ होता है दिवालियापन, काली महंगाई, कठिनाई। समझा जाना चाहिए कि वह अभावग्रस्तता दिन दिन बढ़ती ही जाएगी और अंत में स्थिति यहां तक पहुंचेगी कि भूखमरी के मुंह में चले जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता शेष न रहेगा। धातुओं में लोहा प्रधान है, उसी से सारी मशीनें बनती हैं। उद्योग में काम आने वाले और यातायात में लगे रहने वाले सभी यंत्र लोहे से बनते हैं। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, कल कारखाने आदि में लोहा ही लोहा भरा होता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जिस गति से धातुओं का खनन हो रहा है, यदि वही क्रम चलता रहा तो अगले 100 वर्षों से पहले ही जमीन धातुएं देना बंद कर देगी। कोयले का भी यही हाल है और तेल पेट्रोल का भी। समूची धरती का सर्वेक्षण कर लेने पर उसका निष्कर्ष भी यह निकला है कि इस ईंधन स्तर की खनिज संपदा का दोहन भी 100 वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगा। तब तक वह छूछ हो लेगी। चालू क्रम प्रवाह को रोका भी नहीं जा सकता। मांग और बढ़ोतरी में कमी होने का कोई आसार नहीं। फिर उत्पादन अभिवर्धन भी ऐसा नहीं जिसे मनमाने स्तर तक बढ़ाया जा सके। धरती मिट्टी से पत्थरों से बनी हुई है, उसे रबड़ की तरह खींचकर बढ़ाया भी नहीं जा सकता ताकि आवश्यक और अनावश्यक मांग को उसे डरा धमका कर देर तक पूरा करते रहने के लिए बाधित किया जा सके। इस असमंजस भरे व्यवधान का फलितार्थ ये हो सकता है कि मशीनी क्षेत्र को लोहा और ईंधन न मिलने से गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और जो अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रतीत होता है उसकी पूर्ति का भी कोई मार्ग न होगा। इस व्यवधान का परिणाम यही हो सकता है कि मशीन विज्ञान से संबंधित अनेकानेक उपकरणों का अकाल पड़ जाए और शारीरिक श्रम का आश्रय लेकर 500 वर्ष पूर्व की मशीन रहित दुनिया में लौट जाया जाए। मशीनें ईंधन की शक्ति मांगती है। तेल, कोयला न मिलने पर भी उनका ढांचा धकोसला कबाड़खाना बन कूड़े कचरे की तरह पड़ा रहेगा। आज तो लोग सुई से लेकर माचिस तक के लिए मशीनों पर आश्रित है। उसने बैलगाड़ी जैसे वाहनों और हाथकरघे के वस्त्रों से काम चलाने की आदत भुला दी है। उसे नए सिरे से आरंभ करने में कितनी कठिनाई पड़ेगी, इसे समय आने पर ही जाना जा सकेगा। पिछले दिनों चल रहे धर्रे पर अगले दिनों देर तक नहीं चला जा सकता। कम आबादी वाले दिनों में जंगली वृक्षों के कंदमूल फल भी ऋषियों से लेकर सामान्य जनों तक का गुजारा कर देते थे। कृषि होने लगी और पशुधन का सहयोग हाथ लगा,
तब तो साधनों की और भी बहुलता हो गई। गुजारे का कोई प्रश्न ही न रहा। धातुओं का उपयोग भी घरेलू उपकरणों के ही काम आता था। लड़ाई में तीर तलवारों के निमित्त थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती थी, पर अब तो धातुएं भी वस्त्रों की तरह ही आवश्यक हो गई है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने प्रकृति के भंडार में जो चिरकाल का संचय जमा था सो उसे खोद निकाला गया। अब जब अगले दिनों नई आवश्यकता पड़ेगी तो न धातुएं मिल सकेंगी और न खाद्य पदार्थों का बाहुल्य रहेगा। मनुष्य इस संदर्भ में क्या कर सकता है? बुद्धि ही अपनी सीमा मर्यादा है। वह पदार्थों को उतनी ही मात्रा में उपलब्ध कर सकती है जितनी कि वे प्रकृति के भंडार में पहले से ही मौजूद है। पृथ्वी की उर्वरता भी सीमित है। रासायनिक उत्तेजनाएं देकर तो उतना ही हो सकता है कि उस रस को धीरे धीरे सबपूर्वक न निकालकर एक एकांत की दोहन कर लिया जाए। इससे तात्कालिक लाभ तो बढ़ा चढ़ा दिख सकता है, पर अगली पीढ़ी के लिए बाबा की थैली में सिक्के नहीं जुए खटमल ही भरे दिखेंगे। मनुष्य बहुत दिनों से इन तीनों परस्पर संबंधित समस्याओं के समाधान का हल सोच रहा है, पर सामयिक उत्तेजना से नशा पीकर बल प्राप्त करने की तरह सामयिक हल ही सूझ पड़ रहे हैं। कोई स्थायी समाधान न हस्तगत हो रहा है और न सूझ ही पड़ रहा है। जनसंख्या कैसे घटे, खाद्योत्पादन कैसे बढ़े, धातुओं का तेल कोयले का भंडार खाली हो जाने पर उसका स्थानापन्न विकल्प क्या हो, अणु बिजली का उत्पादन आरंभ से संदेहास्पद बना हुआ है। अणु भट्ठियों से निकलने वाला विकिरण कैसे रोका जाए, उनकी जली हुई राख को कहाँ डाला जाए। ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार तो बहुत हुआ है, पर समाधान एक भी सूझ नहीं पड़ा है। मानव बुद्धि यहाँ थक कर बैठ गई है। देवी समाधान ही अगले दिनों काम देंगे। जनसंख्या बढ़ने का उद्गम नारियां हैं। ये भार उन्हें ही सहना पड़ता है। रिपोर्ट है कि हर साल वे प्रसव पीड़ा में ही 5 लाख की संख्या में वेदना से प्राण गंवा बैठती है। ये प्रकृतिगत विडंबना अदृश्य जगत के भाव प्रवाह से रुकेगी। कन्याओं की अपेक्षा पुत्रों का उत्पादन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र की तरह बहुपति प्रथा प्रचलित हो। वहां के लोग अपने को पांडवों की संतान कहते हैं और बड़े एक भाई का विवाह करते हैं। शेष भाइयों की यह एक नारी ही उपपत्नी होती है। इस प्रकार पिछली पीढ़ी की तुलना में अगली पीढ़ी की संख्या नहीं बढ़ने पाती है और घर काका न होकर पीढ़ियों तक शांतिपूर्वक निर्वाह एक आजीविका का सिलसिला चलता रहता है। ये भी हो सकता है कि नारी समुदाय की प्रजनन इच्छा एवं शक्ति घट जाए। विवाह नर नारी की मित्रता स्तर तक तो रहे, पर उनके मध्य यौनाचार अत्यधिक घट जाए। दोनों ही पक्ष के उत्पादक तत्वों में भारी कमी हो जाए और वैसी स्थिति अनायास ही बन जाए जैसी कि परिवार नियोजन वाले कृत्रिम उपायों से करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कामुकता भड़काने वाले साहित्य और चित्रों की फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया जाए और नारी कुत्साओं से छूटकर भाई बहन की तरह सदाचरण पूर्वक रहने लगे तथा मिलजुल कर काम करें। ऐसे ही उपायों का मिला जुला रूप अगले दिनों सामने आएगा। विकिरण की वृद्धि से जब अपंग संतानें होने लगेगी तो मनुष्य उस आफत से अपना बचाव करने में सतर्कता बरतने लगेगा और रोकथाम के उपाय अपनाएगा। मनुष्य जाति को महामारी भूखमरी का शिकार नहीं होना है तो सत्पादन पर विराम लगाने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। प्रकृति की इच्छा और प्रेरणा बदलने जा रही है और अगली शताब्दी में अब की अपेक्षा जनगणना घटती ही जाएगी। वह 3/4 से भी अधिक घट सकती है। ऐसी दशा में एक बड़ा समाधान निकल आवेगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में इन दिनों नई वृद्धि मांसाहार के प्रोत्साहन की ओर बढ़ रही है, पर यह उत्साह भी पानी के बुलबुले की तरह ठंडा हो जाएगा। मांस महंगा पड़ता है, पचने में गरिष्ठ होता है। उस माध्यम से प्राणियों के रोग मनुष्यों के शरीर में पहुंचते हैं, फिर उस कारण मनुष्य को निर्दय निष्ठुर बनना पड़ता है।
वह स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है और पशु हत्या के बाद मनुष्य हत्या में जो झिझक होनी चाहिए वह भी नहीं रहती। फिर मनुष्य को अधिक जमीन और वनस्पति की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें पशु ही खा लेंगे तो मनुष्यों को उससे वंचित रहना पड़ेगा। ऐसी दशा में पशुओं का भी परिवार नियोजन चल पड़ेगा और वे इतनी सीमित संख्या में रह जाएंगे जिनके बचे रहने पर मनुष्यों को कोई असुविधा न हो, किसी प्रतिद्वंदिता का सामना न करना पड़े। 21वीं शताब्दी में बड़े शहरों का विकेंद्रीकरण होगा। गांवों का स्थान कस्बे लेंगे। कल कारखाने छोटे छोटे इस स्तर के लगेंगे जो प्रदूषण उत्पन्न न करें, जिनके लिए बड़ी मात्रा में कोयला न जलाना पड़ेगा। इतनी बिजली तो हवा पानी से निकल आया करेगी जिससे कुटीर उद्योग के लिए छुटपुट शक्ति मिलती रहे। मनुष्य जिस शारीरिक श्रम से अनभ्यस्त हो गया है उसे फिर से अपनाने लगेगा। साथ ही लघु उद्योगों के लिए छोटे संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई बिजली भी मिलती रहेगी। देहाती जीवन स्वास्थ्यकर भी होता है, सुविधाजनक भी और सस्ता भी। लोग शांतिपूर्वक सुविधा के साथ हिलमिल कर रहेंगे। सहकारिता के आधार पर सुविधाओं का कई गुना संवर्धन होने लगेगा। मिलजुल कर काम करने की पद्धति से सभी मजदूर कृषक होंगे और सभी कृषक मजदूर। इस प्रकार कृषि समस्या सुलझाएंगे और जीवन यापन में काम आने वाले धंधे लोहार, बढ़ई, दर्जी, मोची, कुम्हार, धोबी आदि भी अपना गुजारा इसी स्तर का करने लगेंगे जैसा कि अन्य लोग करते हैं। सादगी और मितव्ययिता से सुनियोजित ग्राम्य जीवन की पद्धति नए सिरे से विकसित होगी और उसका प्रतिफल ऐसा होगा जिसे आज की समस्या का कारगर समाधान कहा जा सके। लोग अन्न के स्थान पर साग अधिक उगाएंगे जो सस्ता भी पड़ेगा और पौष्टिक भी। उत्पादकों को अन्न की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। खाद्य समस्या का यही ऐसा समाधान है जिसमें कम भूमि में अधिक लोगों के लिए अधिक मात्रा में अधिक उपयोगी संसाधन उपलब्ध हो सके। की पृष्ठभूमि भावी परिवर्तन की 21वीं सदी में कई नई समस्याएं भी उत्पन्न होंगी जो अभी तो सिर्फ सिर चमका रही है, पर आगे चलकर उनकी प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होने लगेगी। इन दिनों जो अंकुर मात्र हैं, ये अगले दिनों विशालकाय वृक्षों के रूप में बढ़े चढ़े आकार में दृष्टिगोचर होंगे। उदाहरण के लिए ईंधन की समस्या को ही लिया जाए। जब आबादी थोड़ी थी तब गोबर के उपले और अरहर की लकड़ियों से सीध साधे ढंग की रसोई पक जाती थी। जंगली टेढ़े मेढ़े मात्र जलावन के स्तर वाले पेड़ पौधे ही इस काम आ जाते थे। तब ईंधन की कोई समस्या नहीं थी, पर अब बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी है। वे चलती तो ईंधन से ही है। ये ईंधन बहुत करके तेल और कोयले से उपलब्ध होता रहा है। अब बिजली का भी उत्पादन होने लगा है और वह भी बहुत हद तक घरेलू तथा कारखाने के ईंधन की आवश्यकता पूरी करने लगी है। पर इनके उद्गम स्रोत जब अगले दिनों सूख जाएंगे तब ऐसा गतिरोध उत्पन्न होगा कि इस ईंधन के अकाल का दबाव अन्य सभी प्रकार के दुर्भिक्षों से बढ़ चढ़कर भयावह सिद्ध होगा। न खाना पकेगा और न कारखाना चलेगा। गोबर अब तो खाद के काम आता है और बेकार पेड़ों से कागज बनाने का काम लिया जाता है। 21वीं सदी में ऐसे यंत्र बन जाएंगे जो सूर्य किरणों के बिखराव को केंद्रीभूत करके उसे बिजली की तरह वितरित किया जा सके। समुद्र की लहरें और ज्वार भाटे भी इस उत्पादन में योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार प्रकृति की शक्ति वर्षा को ही केंद्रीभूत किया जाएगा और उसी को मिल बांटकर ईंधन के काम में लाया जाएगा। फिर इन दिनों अत्यधिक ऊर्जा खर्च करने का अपव्यय जो अभ्यास में आया है उसमें भी कटौती होगी। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि ईंधन संपदा की मानवीय क्षमता सीमित रह गई है, उसे किफायत के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। पशुओं का मलमूत्र तो गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त होने ही लगेगा। अगले दिनों लगभग इतनी ही मात्रा में उत्पन्न होने वाला मनुष्य का मलमूत्र भी दुर्गंध और कुरुचि बीमारी फैलाने की अपेक्षा गोबर गैस की तरह ही प्रयुक्त होने लगेगा। उससे खाद भी प्रचुर मात्रा में मिलेगी, गंदगी भी कटेगी और प्राकृतिक खाद की उपयोगी मात्रा भी खेतों को अधिक परिमाण में प्राप्त होगी।
ईंधन इस प्रकार समय की आवश्यकता को किसी प्रकार पूरा कर सकेगा। वनस्पति पशुओं से बचेगी, उनसे मनुष्य को इमारती लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं को बनाया जा सकेगा। मनुष्य को दूध पीने की आदत घटानी पड़ेगी और तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि के घोल से उस प्रयोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। पशु चर्म के लिए जिन वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है वे प्लास्टिक जैसी वस्तुएं होंगी। जिस प्रकार कपास का स्थानापन्न नायलॉन का धागा निकल आया है, उसी प्रकार धातुओं की कमी पड़ने पर उनके स्थान पर ऐसे रासायनिक पदार्थ उपज पड़ेंगे कि उनसे धातुओं की आवश्यकता पूरी हो सके। इन दिनों बड़े कारखाने और विशाल युद्धों के लिए विनिर्मित होने वाले हथियार ही लोहे की तिहाई खपत करते हैं। साधारण घरेलू उपयोग में तो 1/3 की ही आवश्यकता पड़ती है। अगले दिन महायुद्ध को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार बड़े कारखाने बढ़ चढ़कर छोटे कुटीर उद्योगों में बदल जाएंगे। ऐसी दशा में लोहे की उपयोगिता सीमित ही रह जाएगी। उसकी पूर्ति पुरानों को नए में ढालकर अथवा जहां तहां से कुरेदबीन कर की जाती रहेगी। वस्त्रों के लिए जितना अंबार अब खड़ा करना पड़ रहा है, उतना भविष्य में न रहेगा। सभी एक जैसी सीधी सादी पोशाक पहनेंगे। तरह तरह के डिजाइन और पेशन उस बदले हुए जमाने में पढ़े जाने लगेंगे। फिर बक्सों भरे कपड़े कोई न रखेगा। धोने, सुखाने और पहनने के लिए जितना फेर आवश्यक होगा उतने ही कपड़े बनेंगे और सिए जाया करेंगे। फैशन के नाम पर जितना पैसा तरह तरह की डिजाइनें बनाने में बेशकीमती स्तर का जखीरा जमा करने में खर्च करना पड़ता है, उतने की जरूरत ही न पड़ेगी। कपड़ा उद्योग हैंडलूम के हिस्से में अलाट कर दिया जाएगा। इससे बेकारी भी दूर होगी, अपव्यय भी बचेगा और बेकार की शान शौकत में लोगों में जो अनुकरण की ललक पैदा होती है, उसकी भी जड़ कट जाएगी। ये परिवर्तन अपने आप में एक क्रांति उत्पन्न करेगा। उससे अनेकों कठिनाइयों का एक साथ समाधान हो जाएगा। यूटोपिया के नाम पर भविष्य कथन का विवरण जिन लेखकों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसमें उन्होंने प्रायः एक बात लिखी है कि भौतिक विज्ञान के अनेकानेक आविष्कार होंगे, उनसे मनुष्य की सुविधाएं और सामर्थ्य अतिशय बढ़ जाएंगी। थल की भांति जल और नभ पर भी आधिपत्य हो जाएगा। इस कथन में अधूरापन यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के बदलने पर नई परिस्थितियों के साथ संगति कैसे बैठेगी। सारे काम मशीनें करने लगी तो मनुष्य का शरीर ही नहीं दिमाग भी निकम्मा हो जाएगा। सुविधाओं के सहारे एक सीमा तक ही उन्नति संभव होती है, इसके उपरांत अधःपतन का सिलसिला चल पड़ता है और मनुष्य लुच-पुच हो जाता है। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि दुर्बलता, रुग्णता, विलासिता और आकांक्षा, अभिलाषा इस सीमा तक बढ़ती चली जाए तो उसे उत्थान न कहकर पतन मानना पड़े। लोग प्रसन्न रहने के स्थान पर उद्विग्न रहने लगे। तब फिर जिस उज्ज्वल भविष्य का सपना देखा गया है, वह ठीक उल्टी स्थिति में पहुंचकर विपत्तियों का कारण बने। मानव सत्ता शरीर नहीं आत्मा है। शारीरिक सुविधा साधनों का उपयोग तभी तक है जब तक कि वह चेतना को समुन्नत बनाने की सहायता करता है। यदि इसके विपरीत हुआ, चेतना आलसी, प्रमादी, अनाचारी और पतनोन्मुखी होती चली गई तो उसका प्रभाव परिणाम न केवल अंतरात्मा के लिए वरन बाह्य परिस्थितियों की दृष्टि से भी अनुपयुक्त एवं कष्टकारक ही होगा। इसलिए यदि उज्ज्वल भविष्य के सपनों को साकार देखना है तो यह मानकर चलना होगा कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश होगा और जीवनचर्या के साथ सादगी सहकारिता का अंश बढ़ता चला जाएगा। यही वास्तविकता है। भविष्य कथन वे ही सार्थक माने जाएंगे जो आविष्कारों और सुविधा साधनों की बात करें और मानवीय सज्जनता और सुव्यवस्था की संभावना पर अधिक चिंतन एकाग्र करें। अगली शताब्दी में मनुष्य भावनाओं का धनी होगा, भले ही उसकी संपन्नता कम ही क्यों ना हो। मिल बांट कर खाने वाले थोड़े प्रगतिशीलता का साधनों में भी प्रसन्नता और आधार खड़ा कर लेते हैं, जबकि विपुल विभूतियां रहने पर भी कृपणता से घिरे हुए लोग बेचैन रहते और बेचैन करते रहते हैं।
अगले दिनों सद्गुण, सत्कर्म और सत्स्वभाव में अभिवृद्धि होगी। उन आविष्कारों और सुविधा साधनों को हेय ठहराया जाएगा जो मनुष्य को जादूगर स्तर की कुछ भी बुला लेने और कुछ भी भगा देने की कला सिखाता है। मानवीय गौरव गरिमा को अक्षुण्ण रखना जब आवश्यक समझा जाएगा तो मर्यादा में बांधना और वर्जनाओं से बचना पड़ेगा। संयमशीलों की जीवनी शक्ति बढ़ती है। वे सुपाच्य सात्विक खाते और पसीना बहाने वाला श्रम करते हैं। ऐसी दशा में उन्हें न दुर्बलता घेरती है, न रुग्णता सताती है और न असमय की अकाल मृत्यु ही आती है। अगले दिनों मनुष्य बलिष्ठ होगा, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह हाथी की तरह विशालकाय, चीते की तरह धावक और हिरन की तरह छलांगे लगाने लगेगा। वरन अर्थ यह है कि आदर्शों के परिपालन की उसकी साहसिकता असाधारण होगी। वह लोभ और मोह का भय और दबाव का सामना कर सकेगा। उनके आकर्षक दबाव से विचलित न होगा, वरन अपनी प्रत्येक कृति में उस विशिष्टता का परिचय देगा जिसका धीर, वीर, गंभीर लोग प्रमाण प्रस्तुत किया करते हैं। शरीरगत सुविधाएं अभी भी कम नहीं है। आलसियों की तरह उन्हें अपनाया ही न जाए और अनाड़ियों की तरह दुरुपयोग किया जाए तब तो बात दूसरी है। अन्यथा साधनों की दृष्टि से पूर्वजों की तुलना में हम कह अधिक सुविधा भरी स्थिति में है। यदि पूर्वज रहे होते तो आज की दुनिया उन्हें स्वर्ग जैसी मोहक और बुद्धिमान लगती। हम भी 21वीं सदी के लोगों को आविष्कार के धनी होने या अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न देख सकते हैं, पर इससे बनेगा कुछ नहीं। अंतरंग यदि प्रसन्न और संपन्न न हो तो ऊपरी चमक दमक केवल भ्रम ही उत्पन्न कर सकती है। साक्षर बनने की शिक्षा चिरकाल से उपलब्ध है। स्कूलों और कॉलेजों में हमारे बच्चे बहुत सी जानकारियां प्राप्त करते हैं और बहुज्ञ प्रतीत होते हैं। अवसर मिलता है तो अफसर भी बन जाते हैं और कई प्रकार के कौशल दिखाकर संपन्नता भी बटोरते हैं। यैन केन प्रकारेण प्रख्यात भी हो जाते हैं, पर इतने भर से कोई ठोस उपलब्धि हाथ नहीं लगती। बहुरूपीय नट बाजीगरों जैसे कौतूहल उत्पन्न करते रहे हैं, पर वह सूत्र हाथ नहीं आते जिनके सहारे की महान बना जाता है। अगले दिनों ऐसी शिक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप एवं कर्तव्य दायित्व का गंभीरतापूर्वक मान करे। साथ में ऐसा आचरण भी करे जो आत्मा की पुकार, परमात्मा के संकेत एवं युग धर्म की चुनौती स्वीकारने के लिए विवश कर सके। ऐसी शिक्षा स्कूली पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए सम्मिलित रहेगी। अध्यापकों को अपना चरित्र उसी ढांचे में ढला हुआ सिद्ध करना पड़ेगा। यह नियमित पढ़ाई की बात हुई जिसे स्कूली शिक्षा कहते हैं। यह आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं। धर्मोपदेशकों, कर्णधारों, नेतृत्व कर सकने की स्थिति में पहुंचे हुए साहित्यकारों, कलाकारों को अपने अपने साधनों एवं कौशल के सहारे जनमानस में वह प्रेरणा गहराई तक पहुंचानी पड़ेगी जिसके सहारे अपने व्यक्तित्व को विभूतिवान, प्रतिभावान, चरित्रवान और कर्तव्यपरायण सिद्ध कर सके। ऐसी शिक्षा के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे कि अगली शताब्दी का जन समुदाय आदर्शवादी, कर्मनिष्ठ और सिद्धांतों के प्रति आस्थावान, दृढ़ोक्ति दृष्टिगोचर हो सके। प्रतिभाएं अग्रिम पंक्ति में आए। 21वीं शताब्दी के आरंभ होने में अब 6 वर्ष रोष है। इस अवधि में पिछले पापों का प्रायश्चित हमें करना होगा। इस संदर्भ में होना तो वह चाहिए था जिसकी की भविष्यवाणी इन दिनों सर्वनाश के रूप में प्रामाणिक क्षेत्रों से की जाती रही है। उनमें प्रकृति प्रकोपों का विशेषतया वर्णन है। वातावरण में तापमान की वृद्धि, ध्रुवों का पिघलना, समुद्री उफान आना, हिमयुग, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, दुर्घटनाएं, महामारी आदि को प्रकृति प्रकोपों में गिना जा सकता है। युद्ध, विग्रह, आतंकवाद, हत्याएं, अपराध, अनाचार, बलात्कार, अपहरण, छल, नशा, विनाश आदि को मनुष्यकृत अनाचार कह सकते हैं। ये दोनों ही मिलकर व्यक्ति और समाज के लिए अनेकानेक संकट उत्पन्न करें तो समझना चाहिए कि वह पिछले दिनों किए गए मानवीय अनाचार का दंड प्रायश्चित है।
प्रदूषण, विकिरण को भी इसी वर्ग में गिना जा सकता है। ज्योतिषी इसे ग्रहाचार का कारण बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अणु आयुधों का प्रयोग होना और उससे सर्वनाश की स्थिति बनना जन जन के मुख पर चढ़ी रहने वाली चर्चा का विषय है। ये संभावनाएं जिन लोगों ने बताई है उन्होंने किसी को बहकाया नहीं है और न अपनी मान्यताओं के प्रति दुराव किया है। पिछले दिनों समर्थ वर्गों द्वारा दुर्बलों के साथ जो बर्ताव किए जाते रहे हैं, उनका सामूहिक परिणाम समूची मानव जाति को भुगतना पड़े तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु प्रज्ञा अभियान के मंच से उन अनिष्टकर संभावनाओं को चुनौती देने के लिए जो प्रचंड तप सामूहिक एवं वैयक्तिक रूप से किया जाता है, उसकी शक्ति भी कम नहीं आंकी जानी चाहिए। घनघोर घटाओं की जलप्लावन संभावना को तेज आंधी उड़ा ले जाती है और छुट-पुट बूंद बरसकर आसमान साफ हो जाता है। अगले 13 वर्षों में ऐसे ही उत्पात होते रहेंगे, जिन्हें एक शब्द में चैन से न बैठ पाना, न बैठने देना कह सकते हैं। ऐसे घटनाक्रम इन वर्षों में जहां तहां देश विदेश में होते रहेंगे, किंतु वे इस सीमा तक न बढ़ पाएंगे कि महाविनाश की परिधि छूने लगें और से काबू बाहर निकल जाए। बीज के गलने के साथ अंकुर भी फूटते हैं और वे खाद पानी पाने पर क्रमशः बढ़ते हुए पौधे से वृक्ष बनते हैं। यह विकास उन प्रतिभाओं का होगा जिन्हें समर्थ, मूर्धन्य एवं भावनाशील कहा जा सकता है। उपदेशक, नेता, कलाकार, मनीषी, लेखक, धनवान, वैज्ञानिक इसी श्रेणी में आते हैं। अब तक यह वर्ग निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के शितून खड़े करता रहा है। जिस तरह अधिक लाभ मिले, बड़ा ठाठ बने और अधिक ख्याति समके, यह उद्देश्य लेकर उपरोक्त वर्गों ने चित्र विचित्र कार्य किए हैं। उससे जनता का मनोबल और भावना स्तर गिरा है। बड़ों को कहते और करते देखकर सामान्य जनों की समझ और चेष्टा भी उसी दिशा में बहने लगती है। नदी के प्रवाह में पत्ते अनायास ही बहते चले जाते हैं। मूर्धन्यों का अनुगमन सामान्य जन सहज ही करते देखे जाते हैं। ऊंचे चढ़ना तो कठिन है, पर नीचे गिरने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता और न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। मूर्धन्य जन जो स्तर अपनाते हैं, सर्वसाधारण की इच्छा उसी के अनुकरण की होती है। धनवानों, प्रबुद्धजनों, साहित्यकारों, कलाकारों ने प्रायः पशु प्रवृत्तियों को भड़काने का व्यवसाय अपनाया है। उनका गुंबक मध्यवृत्ति के लोगों तथा नवयुवकों को अपनी ओर खींचता चला गया है। सभी जानते हैं कि सिनेमा ने कामुकता को, फैशन परस्ती को कितना प्रोत्साहन दिया है और उस उत्तेजना से प्रभावित होकर कितनों ने अपना कदम अधःपतन की ओर बढ़ाया है। यही बात अन्य मूर्धन्य वर्गों के संबंध में भी कही जा सकती है। नशा व्यवसाय को अत्यधिक आगे बढ़ाने में धनवानों का ही प्रमुख हाथ रहा है। गरीब तो उसे खरीद कर पीते और मरते भर हैं। अब नई उलट पलट में ये होने जा रहा है कि मूर्धन्य वर्ग का बहुत बड़ा भाग युग चेतना से प्रभावित होगा और अपनी दिशा धारा को उलटकर उस दिशा को अपनाएगा जिसके लिए युग धर्म ने समझाया, पुचकारा और ललकारा है। शक्ति की महिमा महत्ता सभी जानते हैं। वो जिस भी दिशा में कटिबद्ध होती है, उसी में सफलताओं के अंबार लगा देती है। अब तक बिगाड़ की दिशा अपनाई तो उसमें भी चमत्कार कर दिखाया। अब यदि उनका मानस बदलता है तो समझना चाहिए कि उस बदलाव का प्रभाव भी कम न पड़ेगा। वे ऐसी गतिविधियां भी अपना सकते हैं जो उनके स्वयं के लिए तो श्रेयस्कर होती है, अगणित लोगों को भी अपने प्रभाव से प्रकाशित करेंगी। साहित्यकार, प्रकाशक, मुद्रक, बुकसेलर एक संयुक्त वर्ग है। यह मिलजुल कर ऐसे साहित्य का सूजन, प्रकाशन और वितरण करे जो युग धर्म के अनुरूप हो, जो उसका प्रभाव भी शिक्षित वर्ग पर कम न पड़ेगा। अब तक इस वर्ग में से अधिकांश ने ऐसा मसाला प्रस्तुत किया है जो पाठकों को अंधविश्वासों और दुश्चिंतनों की ओर धकेलता रहा है। उस प्रभाव से अगणित प्रभावित हुए हैं और बड़ा सा लोक मानस उसी ढांचे में ढला है। अब जब सांचा बदलेगा तो उसमें ढलने वाले पुर्जे दूसरे रंग ढंग के होंगे।
सत्साहित्य कितना प्रेरक होता है, इसके साक्षी ईसाइयों, कम्युनिस्टों और क्रांतियों प्रस्तुत करते रहने वालों से पूछकर कारगर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। गायकों, वादकों, अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं ने मिलजुल कर जो माहौल रचा है उस पर अगणित लोग झूमने लगे हैं। फिल्म दर्शकों की संख्या अखबार पाठकों से भी अधिक है। रिकॉर्डों को सुनने वाली संख्या भी कम नहीं है, उन्हें तो जहां तहां मुफ्त में ही सुना जाता है। सांप बीन पर लहराते हैं और सुनने वाले गीतों का रसास्वादन करते हैं। सभा सम्मेलनों समारोहों में गीत वाद्य सुनने को मिलते हैं। फिल्म देखने तो लोग पैसा देकर जाते हैं और लौटते समय उसी रंग में रंगे हुए होते हैं जो दिखाया सुनाया गया। मस्तिष्क को बदलने में गायन वादन अभिनय का बड़ा हाथ है। वो अपना लक्ष्य बदले तो सुनने वालों का मन क्षेत्र बदले बिना रह नहीं सकेगा। वक्ताओं ने बड़ी बड़ी क्रांतियों की है। उन्होंने लोक शिक्षण दिया और जनमानस को उठाकर खड़ा किया है। प्रभावित लोगों ने वो किया है जिसे करने में आम आदमी चकराता है। कृष्ण की गीता ने अर्जुन में नवजीवन भरा था। शुकदेव की कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ है। सूत सौन के कथानकों ने सामयिक समस्याओं का उपयोगी समाधान किया था। लेनिन की वाणी ने रूस को हिलाकर रख दिया था। बुद्ध, गांधी आदि की वाणी समय को उलटने में समर्थ हुई। मनीषियों के उद्बोधन व्यक्ति को नए सिरे से सोचने और नई दिशा अपनाने के लिए बाधित कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक अणुबम जैसे मारक अस्त्र बना सकते हैं। वे चाहें तो सुविधा संवर्धन से लेकर ब्रेन वॉशिंग तक की अनेकों क्रिया प्रक्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। मारकों को निरस्त करने वाला विश्व विरोधी अमृत भी खोज सकते हैं। यो धन की नश्वरता को उसे कमाने में बरती जाने वाली निष्ठुरता को देखते हुए उसका नंबर पिछली पंक्ति में आता है, पर आज तो वही प्रथम पंक्ति में है। पैसे की कीमत पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। सम्मान, श्री और धर्म समुदाय भी उसी पूंजी के बल पर अनेकों भले बुरे व्यवसाय चलते हैं। धन मनुष्य को बुद्धिमान और चतुर नहीं भी बना देता है। मूर्ख के पास तो पैसा ठहरता। धनवान चाहे तो कुटीर उद्योगों का ताना बाना बुनकर लाखों करोड़ों को काम दे सकता है। वे शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। प्रकाशन हाथ में लेकर वातावरण को बदल सकते हैं। लोक सेवियों को प्रश्रय दे सकते हैं। धनवानों से कहा जाए कि जिस चतुरता से उन्होंने उपार्जन किया है, उसी प्रकार दूरदर्शिता का आश्रय लेकर ऐसी प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाए जिनसे नई हवा बल सके, नया वातावरण बन सके और नया युग बन सके। विश्वास किया जाना चाहिए कि यह मूर्धन्य वर्ग इन दिनों अपने भीतर समुद्र मंथन जैसी हलवले अनुभव और उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे जिन पर चलने से सबका कल्याण ही कल्याण है। इन दिनों विपत्तियों के बरसने की वेला है। उनसे पीड़ितों को सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। धनवानों श्री शैलियां उस प्रयोजन के लिए भी काम आ सकती है। विश्वामित्र नवयुग का सृजन करना चाहते थे। नई दुनिया बनाने का उनका मन था। राजा हरिश्चंद्र ने उस हर प्रयोजन के लिए न केवल अपना सारा राजपाट दे दिया, वरन अपने पूरे परिवार को बेचकर उस आवश्यकता में कमी न पड़ने दी। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन में अपने विशाल साम्राज्य को उप दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए हर्षवर्धन ने और नालंदा के पुनर्निर्माण में चंद्रगुप्त ने विपुल धन लगाया था। राणा प्रताप को स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने के लिए भामा शाह ने अपना समस्त कोष उस दिया था। अन्य अनेकों लोभ मोह त्याग कर पुण्य प्रयोजनों के लिए अपने समय और श्रम का सार धन के रूप में लगाते रहे हैं। प्रज्ञा मिशन को सुवितरित व्यापक बनाने के लिए अनेकों उपाय हो सकते हैं। कितने ही विद्यालय चल सकते हैं, फिल्में बन सकती हैं। शतकुंडी यज्ञों की एक बड़ी श्रृंखला चल सकती है। जिस छोटी सी इमारत में शांति कुंज चल रहा है उसे दूना भी कर दिया जाए तो युग सृजन के लिए जीवन दान, समय दान करने वालों की कमी न पड़ेगी। युग शिल्पी सत्रों में सम्मिलित होने के इच्छुकों में से प्रायः आधों को ही स्वीकृति मिल पाती है।
शिक्षण और भोजन निवास की सुविधा सर्वसाधारण के लिए घोषित कर देने पर यह स्वाभाविक ही था कि जो आर्थिक कठिनाई के कारण इन नवजीवन प्रदान करने वाले एक मासीय सत्रों में सम्मिलित होने के इच्छुक रहे हैं, वे अब सुविधाओं का अधिक प्रबंध होने की स्थिति में बड़ी संख्या में सम्मिलित होना चाहें, पर आर्थिक कठिनाइयां आगे बढ़ने के प्रयासों के हाथ पकड़ लेती है और पैर भी जकड़ती है। सार्वजनिक अपील करने में संकोच करते रहने की अपनी नीति ने कार्य को उसी सीमा तक फैलने फूलने दिया है जितना कि वो इन दिनों है। आशा की जानी चाहिए कि नव सृजन की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए मनीषी, समयदानी, गायक, वादक को वक्ता, धनी आदि प्रतिभावान अपनी अपनी श्रद्धांजलि लेकर नवयुग के अभिनव सृजन में आगे बढ़ेंगे और कहने लायक योगदान देंगे। 21वीं सदी का उज्ज्वल भविष्य विनिर्मित करने के लिए इस प्रकार का सहयोग आवश्यक है और अनिवार्य भी। युग परिवर्तन, नियंता का सुनिश्चित आश्वासन प्रस्तुत समय की समस्याओं की तुलना समुद्र में बहते रहने वाले उस हिमखंड से की जा सकती है जिसका 1/3 से भी कम भाग ऊपर तैरता दिखाई देता है एवं शेष पानी में दबा अदृश्य बना रहता है। जो नाविक इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं, वे अनजाने विशाल समुद्र में अपने जहाजों को इनसे टकरा देते हैं एवं जीवन तथा संपदा खो बैठते हैं। आज जो दृश्यमान है वही सब कुछ है, ये सोचने की आत्मप्रवंचना हमें नहीं करना चाहिए। युद्धोन्माद, जघन्य स्तर के अपराध, पवित्र स्थलों का आश्रय लेकर धर्म के नाम पर हिंसा व अलगाववाद की दुहाई, संप्रदायवाद, जातीय आधार पर तिखी राजनीति के राजघरानों के जमाने के षड्यंत्र एवं दुर्भी संधियां 20वीं सदी के इस 7वें-8वें दशक की कुछ त्रासदी भरी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इन्हें देखते देखते गत 20-25 वर्षों में हम मोटी चमड़ी के हो गए हैं। अब हमें ये समस्याएं नजर नहीं आती, जीवन का अभिन्न अंग लगती है, लेकिन जो भुक्तभोगी है वे बहुसंख्य हैं एवं वे समस्याओं का समाधान किसी भी स्थिति में चाहते कि विश्व वसुधा की नया युग विभीषिकाओं के इस आइसबर्ग से टकरा कर चूर चूर हो जाए। नियंता भी यह नहीं चाहता। चाहता होता तो सृष्टि रचता ही क्यों? उस परम सत्ता की एक ही इच्छा है कि मानवीय पराक्रम, आत्मबल स्वयंमेव उभर कर आए और इन विध्वंसक शक्तियों से मोर्चा ले। श्रुति का कथन सच है कि आत्मबल का पूरक परमात्म बल है। वह परम सत्ता तभी अपनी भूमिका निभाने आगे आती है जब मनुष्य अपने सारे प्रयास कर थक जाता है एवं रक्षा हेतु गुहार लगाता है। जो समझदार हैं, वे समय की इस विषमता को भली भांति समझते हैं। वे जानते हैं कि बड़े राष्ट्रों द्वारा अस्त्र एकत्र कर लेने का अर्थ है सामूहिक आत्मघात। बढ़ती जनसंख्या एवं समव्याप्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रदूषण की परिणति भी वे जानते तथा भली भांति समझते हैं। वे इस तथ्य से भी अवगत हैं कि पूंजी के आधार पर विलासिता की पृष्ठभूमि पर एवं चिंतन को विकृत कर देने वाले साधनों के बलबूते यह विश्व तकनीकी दृष्टि से कितना भी बड़ा चढ़ा होने पर भी वस्तुतः विनाश को ही प्राप्त होगा। इस संबंध में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय फ्रांस के आश्चर्यजनक पतन का प्रसंग उल्लेखनीय है। जर्मनी के खूंखार डिक्टेटर हिटलर ने जब नस्लवाद के नाम पर अपनी विनाश लीला का आरंभ किया तब पोलैंड तो उसने पहले ही दांव में धूर्तता से हथिया लिया। उसके समक्ष एक विस्तृत साम्राज्य फ्रांस का था जिसे हस्तगत करने पर विश्व विजय की उसकी सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाती। विदेशी आक्रामक के बर्बर इरादों से अनभिज्ञ फ्रांसीसी सुरक्षा के स्थान पर विलासिता के मद में चूर बने हुए थे। हिटलर ने अपनी शक्ति, सैनिक बल, धन इस कार्य में अधिक नष्ट करना उचित न समझा। सुरासुंदरी के नशे में डूबे फ्रांसीसियों ने मात्र 24 घंटे में आत्मसमर्पण कर दिया और हिटलर फ्रांस में अपना झंडा फहराकर नए मोर्चे की तैयारी करने लगा। तात्कालीन विचारकों ने चिंतन करने पर पाया कि आत्मबल की दृष्टि से हीन, खोखले नागरिकों को जीता नहीं गया, उन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया।
जिन्हें भगवान ने थोड़ी भी समझ दी है वे भली भांति जानते हैं कि आज सारे विश्व की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय थी। राष्ट्रीयता, नैतिक अनुशासन मात्र किताबों में लिखने के लिए रह गया है। अश्लील साहित्य हमारे अपने ही देश में नहीं सारे विश्व में इतनी बड़ी मात्रा में छपता व नित्य पढ़ा जाता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नशीली दवाओं की खपत नित्य बढ़ती चली जा रही है। हशीश, कोकीन, चरस, गांजा, हेरोइन जैसी घातक मादक वस्तुओं की एक से दूसरे से तीसरे देश में तस्करी का ऐसा जाल बिछा हुआ है जो तोड़े नहीं टूटता। फिल्मों ने ऐसे अवसर पर एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट की भूमिका निभाने का दायित्व उठाया है। वे अपराधों, कामुकता, व्यभिचार, उच्छृंखलता एवं आत्मघाती उन्मादी मनोवृत्ति को जन्म देने वाली प्रवृत्तियों को ही प्रश्रय देती नजर आती है। समाचार पत्रों ने पत्र पत्रिकाओं ने भी मानो नैतिक अनुशासन के पतन में भागीदार बनने का दायित्व अपने हाथों ले लिया है। मात्र वे ही समाचार प्रकाश में आते हैं जिनसे अन्यों को उन्हीं का अनुकरण करने की प्रेरणा मिले। राज्य प्रमुखों, राष्ट्राध्यक्षों, प्रशासनिक कर्मचारी वर्गों में ईमानदारी का अंश उतना ही है जितना कि पानी मिले दूध में घी का हो सकता। वे एक ओर देशभक्ति की दुहाई देते दिखाई देते हैं, दूसरी ओर क्षेत्रवाद जातिवाद का नारा लगाते दिखते हैं। आज एक दल है तो कल अंतरात्मा की पुकार पर दूसरे दल में पहुंच में कर निष्ठावान होने की शपथ गीता पर हाथ रखकर है। एक वर्ग उनका रह जाता है जिन्हें हम अर्थतंत्र की बागडोर संभालने वाले पूंजीपति नाम दे सकते हैं। अपनी मनमर्जी से मिलावट, रिश्वतखोरी का आश्रय लेकर चरित्रहीन व्यक्ति धन कुबेर बने बैठे उन सभी को अंगूठा दिखाते नजर आते हैं जो दिन भर मेहनत कर आधा पेट भरने लायक रोटी भी नहीं कमा पाते। लेकिन अब ये स्थिति अधिक दिन चलने वाली नहीं है। भले ही बहुसंख्य व्यक्तियों की स्थिति उन बकरों की तरह हो जिन्हें कसाई गृह ले जाने के पूर्व घास खिलाए जा रही हो व वे आगत के प्रति अनभिज्ञ हो, एक ऐसा वर्ग भी है जो भले बुरे परिणामों को समझता व विश्व के नव निर्माण हेतु अपना पुरुषार्थ जुटाता है। भले ही इसमें उन्हें तात्कालिक हानि दिखाई पड़े, वे विषम परिस्थितियों से जूझने हेतु विलंब न कर मोर्चा जुटाते एवं ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे अनीति, अभाव एवं अज्ञान मिटे, सत्युगी प्रकाश धरती पर आए। भारत भूमि सदा से युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। समय समय पर पूर्वानुमानों एवं दिव्य दृष्टि के आधार पर अपना मत व्यक्त करने वाले देश विदेश के मनीषियों ने कहा है कि जब जब भी दैवी विपत्तियां बढ़ी हैं एवं मानव आसुरी आचरण में प्रवृत्त हुआ है, इस देवभूमि से उद्भूत दिव्यात्माओं ने ही युग परिवर्तन की महती भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम में जितना श्रेय प्रत्यक्ष क्रियाशील क्रांतिकारियों एवं स्वाधीनता सैनिकों को दिया जाता है, उससे अधिक इन दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्तियों ने उन सिद्ध महापुरुषों को दिया है जिन्होंने वातावरण बनाने हेतु तप साधना की, परोक्ष में क्रियाशील रहे एवं युग परिवर्तन की प्रचंड आंधियां ला सकने में समर्थ हुए। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद से लेकर राम तीर्थ, योगीराज अरविंद, महर्षि रमन आदि का नाम इसी संदर्भ में लिया जाता है। जिनका नाम इस सूची में नहीं है, वे सदा से उत्तराखंड की कंदराओं में तप साधना में निरत हैं एवं उस समस्त लीला संदोह को देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष में दृश्यमान है, परोक्ष में घटने वाला है। परिवर्तन शब्द कहने सुनने में सरल है, रुचिकर भी है, अभीष्ट भी, किंतु विडंबना एक ही है कि लगभग असंभव तो नहीं किंतु कष्टसाध्य इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए न तो साधन जुटाने से काम चल सकता है, न ही अथक परिश्रम से कोई प्रयोजन संग सकता है। इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु तो आदर्शवादी श्रद्धा का उथला नहीं गहरा स्तर चाहिए। ये जब तक न होगा सारे बाह्योपचार निरर्थक है। युग बदल सकने में समर्थ इस बहुमूल्य पूंजी का भांडागार मानवीय व्यक्तित्व के गहन अंतराल में छिपा पड़ा है जिसे कुरेद ने उभार कर प्रखर बनाने भर की आवश्यकता है।
यही समस्त समस्याओं का समाधान है। यदि आस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन हो, उनका सुनियोजन हो गया, तो मानना चाहिए कि श्रुति की मान्यतानुसार कलयुग चला गया एवं सतयुग का पदार्पण हो गया। हम इसी आशावादी दृष्टिकोण के साथ उन चिरायु तपस्वी ऋषियों की युग साधना में सहभागी बने हैं कि नवयुग अवश्य आएगा। वो श्रद्धायुग कहा जाएगा। आस्थाओं के स्तर के मीटर के आधार पर ही किसी की महानता क्षुद्रता का मूल्यांकन किया जाएगा। महाप्रज्ञा का तत्व दर्शन जन जन के मन मन में प्रविष्ट होगा एवं विवेक का सारथी उन मूर्धन्यों की ज्ञानेंद्रियों का संचालन करेगा जिनके हाथों में अर्थ, सुरक्षा, शासन एवं विचार तंत्र है। सूक्ष्मीकरण साधना के इस पुरुषार्थ के बलबूते ही हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे अकिंचन माने जाने वाले मनुष्य इतनी समर्थ भूमिका निभाएंगे कि पर्वत जैसी अवांछनीयताओं को उलट पाना एवं स्वाति वर्षा जैसी सत्प्रवृत्तियों का नंदन वन उगा सकना संभव हो सके। जो समर्थ होता है वही यह पुरुषार्थ कर दिखाने का दावा कर सकता है। विचार क्रांति शब्द तो अच्छा है, किंतु व्यवहार में इसे प्रयुक्त कर दिखाने के लिए एक समर्थ दैवी तंत्र का संरक्षण चाहिए। हमारा दावा है कि असंभव को संभव कर दिखाने का ये पुरुषार्थ आगामी 15 वर्षों में संपन्न होकर रहेगा। विवेक और श्रद्धा के जिस समन्वित रितम भरा रूप का आद्य शक्ति का हमने अवलंबन लिया है, उसमें लाखों करोड़ों को अपना सहभागी बनाया है। प्रत्यक्ष जितना किया जा सकता था हो चुका। वो पृष्ठभूमि तैयार हो गई जो नियंता को अभीष्ट थी। अब राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल क्राइसिस के निवारणार्थ परोक्ष भूमिका ही अभीष्ट थी। मौन नितांत एकाकी पुरुषार्थ क्या कुछ कर सकेगा? अंतः में श्रद्धा का बीजारोपण कर कैसे वांछित प्रयोजन कर सकेगा? इसे विश्व स्तर पर देखा जा सकना अगले दिनों संभव होगा। इतिहास भी इस तथ्य का साक्षी है कि जब जब भी बिगाड़ बेकाबू हुआ है, उसे नियंत्रित करने हेतु महाकाल रूपी महावतों की मार ही सफल हो पाई है। प्रकारांतर से इसे भगवान के अवतार की संज्ञा भी दी जा सकती है। अदृश्य युग प्रवाह का विनिर्मित होना ही प्रज्ञाउतरण है। समझ जब काम नहीं करती, तब अदृश्य जगत से परोक्ष के व्यवस्था उपक्रम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस धरित्री को महाविनाश के गर्त में जाने नहीं देगा, जिसकी इच्छा से इस सृष्टि का प्रारूप बना व मानव रूपी युवराज जन्मा। उसे जगती का वर्तमान चोला ही पसंद है, ये सोचना नासमझी है। नियंता ने सदैव संतुलन स्थापित करने हेतु दौड़ लगाने का अपना वचन निभाया है। इन दिनों भले ही प्रत्यक्ष में तमिस्त्रा का व्यापक साम्राज्य समव्याप्त नजर आता हो, वो दैवी सत्ता निराकार रूप में ही देखते देखते एक छोटा सा सूरज उगाकर सारी परिस्थितियों उलट सकती है। हरितिमा रहित धुंडों पर बासंती बहार ला देना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए ऋषि महामानव सदा सदा से ही अवतरित होते रहे हैं। वर्तमान क्रियाकलापों में उस देवी चेतना के सक्रिय क्रियान्वयन को ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखा जा सकता है। अन्यथा वह उमंग कैसे उठती जिसने इस दैवी मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो इतना समझते हैं वे इस आश्वासन को भी सुनिश्चित समझें कि समय बदलेगा, नासमझी का स्थान विवेकशीलता लेगी और समय सूत्र संचालन सोए मूर्धन्यों के हाथों से निकलकर जागृतात्माओं के हाथों में आएगा। हमारी अंतर्मुखी एकाकी साधना को उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। विश्व शांति में भारत की भूमिका। इन दिनों भारत अनेक भीतरी विग्रहों और बाहरी दबावों के बीच रह रहा है। उनका प्रभाव प्रगति पथ में रोड़ा बन रहा है और चित्र विचित्र प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। इन असमंजसों को देखते हुए औसत दर्जे के मनुष्य का चिंतित होना और भविष्य के लिए बढ़ने की आशंका करना स्वाभाविक है। जो छोटी मोटी असफलताएं भी व्यवधान उत्पन्न करती है, वे अदूरदर्शियों को बड़ी बढ़ चढ़ कर प्रतीत होती है और उतने भर से उनकी स्थिति घबरा जाने जैसी बन जाया करती है।
देश के सामने प्रस्तुत इन दिनों की समस्याओं को गिनाया जाए तो उनमें से राष्ट्रीय महत्व की दर्जनों विभीषिकाएं सामने खड़ी दिखती है। स्थानीय महत्व की दुर्भिसंधियों को गिना जाए तो उनकी संख्या सैकड़ों तक जा पहुंचती है। जो निराशा भरा असफलताओं से पक्ष देखने के आदी हैं, जिनके लिए प्रस्तुत संकटों का बुरा बढ़ना ही कल्पना क्षेत्र में आता है, फलतः वे स्वयं हैरान होते हैं और अपनी मान्यताएं दूसरों को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर उन्हें भी हैरानी में डालते हैं। यह एक पक्ष की चर्चा है। विचारशील दूरदर्शी लोगों के लिए उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना करना न केवल स्वाभाविक ही है, वरन उनका चिंतन रचनात्मक होता है। जो अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न पर दृष्टि डालते हैं और सत्य की जीत होने के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये स्वाभाविक है कि सुधरे हुए दृष्टिकोण से सोचें और सत्प्रयत्नों का सुखद परिणाम होने की बात का अनुमान लगाएं। हमारा स्वयं का विश्वास इतने दिनों की आराधना और दैवी सन्निकटता के आधार पर यह बन गया है कि भारत अगले दिनों सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति करेगा। इतना ही नहीं, वह दूसरे पिछड़े और पददलित देशों को ऊंचा उठाने में कारगर भूमिका भी संपन्न करेगा। उसकी सनातन परंपरा भी ऐसी ही है। उसने उन दिनों में विश्व व्यवस्था को सुधारने संभालने में भारी काम किया था जब संसार में सर्वत्र अनगढ़ता और पिछड़ापन छाया हुआ था। तब यहाँ के मनीषी परिव्राजक विश्व के कोने कोने में गए थे और ज्ञान विज्ञान से अवगत करा के पिछड़े जन समुदाय को ऊंचा उठाया था। अब की बार उसी पुरातन प्रक्रिया की नई परिस्थितियों के पुनरावृत्ति करनी होगी। सफलता पूर्वकाल में भी मिलती थी और सत्परिणाम इन दिनों के प्रयत्नशीलता के भी निकलेंगे। प्राचीन काल के पिछड़ेपन में अभाव, दारिद्र्य, अज्ञान और अनाचारों का बाहुल्य था। तब का प्रशिक्षण भारतीय देवात्माओं ने उसी के अनुरूप किया था। समस्त विश्व को भारत का अजस्र अनुदान किस प्रकार उपलब्ध करा गए थे, इसका संक्षिप्त विवरण हम अपनी इस नाम की पुस्तक में दे चुके हैं। तब की परिस्थितियों से अब भारी अंतर हुआ है। विज्ञान और बुद्धिवाद की उन्नति से सुविधा साधन बढ़े हैं। लोगों को तर्क करना और चमत्कारी निर्माण खड़े करना भी आ गया है, किंतु भारी कमी यह हुई है कि मनुष्य विलासी, स्वार्थी और पाखंडी असाधारण रूप से बन गया है। उसकी निष्ठुर आक्रामकता और विश्वासघाती प्रपंच परायणता ने अगणित तरीके ढूंढ निकाले हैं और मुट्ठी भर चतुर लोगों ने बहुसंख्यक असमर्थों को अपने चंगुल में कसकर उन्हें निचोड़ डालने का उपक्रम अपनाया है। प्रत्यक्ष लड़ाई का सामना किसी प्रकार किया भी जा सकता है, पर परोक्ष छद्म से जूझना किसी प्रकार भी सरल संभव नहीं होता। विश्व इन दिनों दो हिस्सों में बंट गया है, एक शोषक दूसरे शोषित, एक समर्थ दूसरे असमर्थ। दोनों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष तो जहां तहां ही चल रहा है, पर परोक्ष में ईर्ष्या, द्वेष और रोष प्रतिशोध की ऐसी आग जल रही है जो ईंधन जैसी उपेक्षित दिखने पर भी भयानक दावानल भड़का देने के लिए अभी भी अपने अस्तित्व को दांव पर लगा सकती है। स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियां इसी प्रकार चलती रही तो उसका परिणाम युद्ध न होने पर भी सर्वत्र विष बीज बो देने की प्रक्रिया अपना लिए जाने पर उतने ही भयंकर होंगे, जिसे विश्व विनाश के समतुल्य समझा जा सके। सामान्य बुद्धि हतप्रभ है कि इस व्यापक विडंबना से कैसे निपटा जाए, किंतु भारत की जो देवात्मा अभी अभी जागृत हुई है, अब विश्वासपूर्वक घोषणा कर सकती है कि प्रस्तुत परिस्थितियां देर तक नहीं रहेंगी और देर तक नहीं रहने दी जाएंगी। यो भारत की जनसंख्या भी इन दिनों 90 करोड़ तक जा पहुंची है। संसार के समस्त मानवों में 7 के पीछे एक भारतीय सुधरता हुआ हो तो 6 पिछड़ों को भी ऊंचा उठाने में सहायता कर सकता है। एक नाविक जब अपनी नाव में दिन भर सैकड़ों को इस पार से उस पार पहुंचाता रह सकता है, तो कोई कारण नहीं कि जिनकी नसों में ऋषियों और देवताओं का रक्त बहता है, वे उपयोगी परिवर्तन की वेला में महती भूमिका न निभा सके।
देश गरीब है फिर भी उसकी श्रद्धा बलवती है, जिसके बलबूते वे साधन जुटाए जा सकते हैं जो विश्व के कायाकल्प में महती भूमिका निभा सके। संसार के प्रमुख तीर्थों में से अब भी 3/4 भारत में ही है। संसार के महापुरुषों के इतिहास की आदि से लेकर अब तक की गणना की जाए तो प्रतीत होगा कि उठे हुए दूसरों को कंधों पर बिठाकर उठाने वाले लोग इसी देश में हुए हैं। ये यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। पूर्व दिशा से ही सदा सूर्य निकलता है और उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। उपाकाल मुहूर्त और अरुणोदय का वह देश भारत ही है, जहां से दिनकर उदय होता और संसार में अपना प्रकाश फैलाता है। ये नित्य का क्रम है। आपकी बार उसे विशेष क्रम अपनाना होगा। अंधेरे को दूर कर उजाला लाने भर से काम नहीं चलेगा। इस बार बौद्धिक भ्रष्टता और आचरण की दुष्टता को निरस्त करना चाहिए। ये कार्य अपने घर से आरंभ होगा और विश्व के दूसरे छोर तक निर्बाध गति से बढ़ता जाएगा। आज जिन कारणों से संसार भर का जन समुदाय खिन्न विपन्न है, कल उनकी परिस्थितियां बदलने लगेगी और तब तक बदलने की यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी, जब तक कि स्वाभाविक और संतोषजनक स्थिति में जा पहुंचने का समय नहीं आता। अगले दिनों लोग आश्चर्य करेंगे कि किसी समय का पिछड़ा पराधीन देश किस प्रकार ऐसा कायाकल्प कर सका कि अपनी समस्या तो सुलझाई ही, विश्वभर की समस्याओं को सुलझाने में विपत्तियों के निराकरण में असाधारण सहायता की। इन दिनों भारत की राजनैतिक स्थिति और शक्ति सामान्य है, पर वह दिन प्रतिदिन आत्मबल का धनी होता जाता है। उसे ऐसी देवी प्रेरणा और अनुकंपा हस्तगत होने जा रही है, जिसकी क्षमता शस्त्र बल, बुद्धि बल और धन बल तीनों से ही अधिक पड़ती है। इस प्रकार भारत का पलड़ा अनायास ही भारी होकर इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी उबार सके। इस संदर्भ में फ्रांसीसी अदृश्य दृष्टा नोस्ट्राडामस का भविष्य कथन बहुत ही विश्वस्त और प्रामाणिक माना जाता है। उसने इस शताब्दी के आदि में केवल राजनैतिक भविष्यवाणियों लिखी है। अन्य ज्योतिषी तो व्यक्ति विशेष की ग्रह दशा बताते हैं और उसी छोटे दायरे तक सीमित रहते हैं, पर उपरोक्त अदृश्य दृष्टा ने समस्त विश्व का राजनैतिक भविष्य देखा और लिखा है। जिन देशों का उदय तक उसके जमाने में नहीं हुआ था, उनके आरंभ होने से लेकर मिट जाने तक के विवरण प्रस्तुत किए हैं। आश्चर्य यह है कि उन कथनों की सच्चाई पिछले 500 वर्षों से सही होती गई। उसकी राजनैतिक भविष्यवादिता में कहीं अंतर नहीं आया। नोस्ट्राडामस ने इन दिनों की परिस्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए लिखा है कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। उसी की दैवी शक्ति उन प्रयोजनों को पूरा करेगी, जिनके सहारे संसार की अनेकानेक समस्याएं सुलझे और विपत्ति की भयंकर विभीषिकाओं से वाण मिले। इन भविष्यवाणियों पर फ्रांस के शासनाध्यक्ष मित्रा की तरह हमारा भी अटूट विश्वास होता है कि ऐसा ही होकर रहेगा। यह एक सुनिश्चित और विश्वस्त तथ्य है कि युग संधि के 20 वर्षों में से लगातार देश की कुंडलिनी जागरण के लिए प्रबल प्रयत्न हुए हैं और अब वे इस स्थिति तक पहुंच गए कि अपने प्रचंड पौरुष के चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत कर सके, करेंगे भी। इन दिने दुनिया का विस्तार सिमट कर राजनीति के इर्द गिर्द जमा हो गया है। जिसके पास जितनी प्रचंड मारक शक्ति है, वह अपने को उतना ही बलिष्ठ समझता है। जो जितना संपन्न और धूर्त है, वह अपनी शेख ही उसी अनुपात से बधारता है और अपने को सर्वसमर्थ घोषित करता है। इसी बलबूते वह छोटे देशों को डराता और फुसलाता भी है। यही क्रम इन दिनों चलता रहा है, किंतु अगले दिनों ये सिलसिला न चल सकेगा। परिस्थितियां इस प्रकार करवट लेगी कि जो पिछले दिनों होता रहा है, अगले दिनों उसके ठीक विपरीत घटित होगा। भविष्य में नैतिक शक्ति ही सबसे भारी पड़ेगी। आत्मबल और दैव बल जन समुदाय को आकर्षित, प्रभावित एवं परिवर्तित करेगा। इस नई शक्ति का उदय होते लोग पहली बार प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। यो प्राचीन काल में भी इसी क्षमता का मूर्धन्य प्रभाव रहा है।
बुद्ध गांधी ने कुछ ही समय पूर्व न केवल अपने देश को बदला था, वरन विशाल भूभाग को नव चेतना से प्रभावित किया था। विवेकानंद विचार परिवर्तन की महती पृष्ठभूमि बना कर गए थे। कौंडिन्य और कुमारजीव एशिया के पूर्वांचल को झकझोर चुके थे। विश्वामित्र, भागीरथ, दधीची, परशुराम, अगस्त्य, व्यास, वशिष्ठ जैसी प्रतिभाओं का तो कहना ही क्या, जिन्होंने धरातल को चौंकाने वाले कृत्य प्रस्तुत किए थे। चाणक्य की राजनीति ने भारत को विश्व का मुकुटमणि बनाया था। देश को संभालने में तो अनेक प्रतापी सत्ताधीश और प्रतिभा के धनी मनीषी बहुत कुछ कर गुजरे हैं। समय आ गया है कि भारत अपनी भीतरी समस्याओं को हल करके रहेगा। अभी कितनी ही ऐसी समस्याएं दिखती हैं जिनसे आशंका होती है कि कहीं अगले दिन विपत्ति से भरे हुए तो न होंगे। चिनगार या दावानल बनकर तो न फूट पड़ेगी, बाढ़ का पानी सिर से ऊपर होकर तो न निकल जाएगा। ऐसी आशंकाएं करने वाले सभी लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि विनाश को विकास पर हावी न होने दिया जाएगा। मार्ग में रोड़े एक भले ही अड़चन उत्पन्न करते रहें, पर काफिला रुकेगा नहीं। वो उस लक्ष्य तक पहुंचेगा जिससे विश्व को शांति से रहने और चैन की सांस लेने का अवसर मिल सके। वह दिन दूर नहीं जब भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा और वह एक एक करके विश्व उलझनों के निराकरण में अपनी दैवी विलक्षणता का चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत कर रहा होगा। परिवर्तन की अदृश्य किंतु अद्भुत प्रक्रिया। मुर्गे की बौंग लगते ही सवेरा होने का आभास मिल जाता है। उसके बाद पौ फटती है। ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल का आगमन होता है। लालिमा छाती है। अरुणोदय होता है। प्राची का रक्तवर्ण देखते ही बनता है। इसके उपरांत ऊर्जा और आभा भरा सूर्य अपनी तीव्र किरणें बिखेरना आरंभ करता है और दिनकर के प्रचंड प्राप भरे दर्शन होते हैं। सायकाल भी ऐसा ही होता है। सूर्य डूबने से घंटों पहले धूप मध्यम पड़ जाती है। सूर्य बहुत पहले से ही फैलना फूलना शुरू कर है। पश्चिम के दूरवर्ती बादल चित्र विचित्र रंगों से डूबता देता है। सूर्य थोड़ा थोड़ा करके डूबना शुरू करता, अंतिम अंश अदृश्य हो जाने के उपरांत भी पश्चिम भर जाते में दूर दूर तक लालिमा छाई रहती है। रात्रि का अंधेरा घिरने और सूर्य अस्त होने के बीच काफी मध्यांतर रहता। प्रभात में भी सूर्योदय से पूर्व घोर निशा रहती है और रात्रि दिन का मध्यवर्ती बहुत सा समय आधी अधूरी असमंजस से भरी स्थिति में ही निकल जाता। 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का आगमन जब अपनी परिपूर्ण स्थिति में होंगे तब उनके ने में काफी देर लगेगी। ये समय क्रमिक गति से बदलेगा, परिवर्तन की धीमी गति से चलती हुई प्रक्रिया दिखाई देगी। इन्हें देखकर ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि समय की गति किस दिशा में चल रही है, पर जो होने जा रहा है वो एक क्षण में उलट जाए ऐसा नहीं हो सकता। नाटकों में पर्दा उलटते ही दूसरी तरह के दृश्य सामने आ खड़े होते हैं, पर युग परिवर्तन तो बड़ी बात है। उसकी प्रक्रिया द्रुत गति से चलती हुई भी मानवीय बुद्धि को धीमी ही प्रतीत होगी। पृथ्वी और सूर्य अपनी अपनी धुरी तथा कक्षा में अत्यंत तेजी से अग्रसर रहते हैं, पर बरामदे में बैठकर देखने पर उनकी चाल बहुत धीमी प्रतीत होती है। सूर्य के चलने जैसा तो कुछ अनुमान भी लगता है, पर पृथ्वी घूमती है इस बात पर तो विज्ञजन ही विश्वास करते हैं। सामान्य जन तो अपना खेत घर जहां का वहां देखकर यह समझ भी नहीं पाते कि पृथ्वी के घूमने वाला कथन सही है भी या नहीं। आकाश की बादर झिलमिल तारे चादर में टंगी पत्नियों की तरह सुहावने तो लगते हैं, पर प्रतीत यही होता है कि वे जहां के तहां हैं। यद्यपि वे अकल्पनीय तेजी से आगे भी बढ़ते हैं, घूमते भी हैं और दूर भी हटते हैं। उनका प्रकाश धरती तक पहुंचने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, पर वह सब मोटी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। मस्तिष्क और आंखों की बनावट इस हो रहे परिवर्तन को सहज स्वीकार नहीं करती। युग परिवर्तन की प्रक्रिया भी विश्व व्यवस्था को देखते हुए आश्चर्यजनक गति से बदलेगी, पर उस
परिवर्तन की प्रक्रिया को यथावत यथा समय समझ सकता हर किसी के लिए कठिन पड़ेगा। इस सच्चाई को हृदयंगम करने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। 31 दिसंबर सन 2000 में रात्रि को सोते समय जो नज़ारे देखकर सोएंगे वे 1 जनवरी सन 2001 में सर्वथा बदले हुए दिखें, यह नहीं हो सकेगा। गति की तीव्रता को पहचानना सरल नहीं होता, धीमापन तो और भी अधिक समझने में जटिल होता है। छोटा बालक निरंतर बढ़ता रहता है, पर वह दिखाई नहीं पड़ता कि हर रोज हर घंटे किस क्रम से कितना बढ़ रहा है। घड़ी में सेकंड की सुई जब बहुत ध्यान देने पर ही चलती मालूम पड़ती है, फिर मिनी सेकंड की चालों को यथावत समझना तो और भी कठिन है। रस्से में ढीला बांधकर घुमाया जाए तो तेजी के कारण वह छतरी जैसा बन जाता है और स्थिर दिखाई पड़ता है। तेजी से जमीन पर घुमाया गया लट्टू भी अपनी धुरी पर खड़ा दिखता है। इतने पर भी उसकी द्रुतगामी भ्रमण प्रक्रिया को झुठलाया नहीं जा सकता। युग बदलेगा तो उसकी गति ऐसी ही होगी जैसी कि पिछली शताब्दी में परिवर्तनों का क्रम रहा है। पूर्व काल में बिजली की किसी को कल्पना तक न थी, पर अब तो जीवन पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गया है। बत्ती, पंखे, हीटर, कूलर, टेलीफोन आदि घरेलू उपकरण बिजली पर ही निर्भर है। जिन देहातों में बिजली नहीं पहुंची है वहां भी कपड़े, कुदाल, हंसियां जिन कारखानों में तैयार होते हैं ये बिजली के ऊपर ही अवलंबित है। रेल, मोटर, जलवान, वायुयान आदि में बिजली ही दौड़ती है। माचिस और सुई तक वही बनाती है। 1 शताब्दी पूर्व ये कल्पना न थी कि बिजली मनुष्य जीवन के साथ इस कदर गुंथ जाएगी कि उसकी सहायता के बिना काम ही न चल सके। प्रिंटिंग प्रेसों से लेकर रेडियो, दूरदर्शन, लाउडस्पीकर, सिनेमा आदि में बिजली का ही चमत्कार दिख पड़ता है। पर यह परिवर्तन कितनी धूम धड़ाके के साथ किस दिन संपन्न हुए यह नहीं कहा जा सकता। संस्कृति में आधुनिकता का समावेश हुआ है। पुरानी पीढ़ी की तुलना में आज का आहार विहार ही नहीं व्यवहार, दृष्टिकोण एवं स्वभाव भी आश्चर्यजनक रीति से असाधारण रूप से परिवर्तित हो गया है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि इतना बड़ा परिवर्तन किस घड़ी मुहूर्त में संपन्न हुआ। बदलाव तो आया, पर उसकी गति एवं प्रक्रिया इतनी धीमी, इतनी बिखरी रही कि बदल बहुत कुछ गया, पर उस उलट फेर का निश्चित समय, स्थान एवं कम विवेचना पूर्वक नहीं बताया जा सकता। शरीर की जीवकोशिकाएं 1 वर्ष के भीतर प्राय पूरी तरह बदल जाती है। उनके जन्मने मरने का क्रम हर घड़ी जारी रहता है, किंतु प्रत्यक्षतः वही शरीर यथावत बना हुआ प्रतीत होता है। सांप केचुल बदलता रहता है, पर उसकी सत्ता वैसी ही बनी रहती है जैसी कि पहले थी। सूर्य अपने सौर मंडल को समेटे महासूर्य की परिक्रमा पथ पर द्रुतगति से दौड़ता रहता है। आकाश के जिस क्षेत्र में आज हम हैं उसमें वापस लौटने में हजारों वर्ष लगेंगे, तब तक अपने 10 जन्म हो चुके होंगे। इतने पर भी यही प्रतीत होता रहता है कि हम जहां के तहां हैं। धरती, आकाश, सूर्य, सितारे आदि अपना स्थान बदलते और अग्रगामी होते रहते हैं, पर हमें स्थिरता ही दृष्टिगोचर होती रहती है। युग संधि की इस बेला में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, भले ही उसे हम प्रत्यक्ष अनुभव न करते हों। माता के गर्भ में भ्रूण आरंभ में एक बबूला मात्र होता है, किंतु 9 मास पूरे होते होते वो इस योग्य परिपक्व हो जाता है कि प्रसव का इटका सह सके और उन्मुक्त वायुमंडल की सर्वथा बदली हुई परिस्थितियों में सांस ले सके। ये परिवर्तन क्रम देख समझ नहीं पाते। गर्भाधान के उपरांत प्रसव की ही प्रत्यक्ष घटना होती है। इस बीच जो विकास क्रम चलता है वह पर्दे के पीछे ही बनता रहता है। उसे हम प्रत्यक्ष न तो देख पाते हैं और न अनुभव करते हैं। युग परिवर्तन की प्रक्रिया भी इसी अदृश्य वास्तविकता के साथ द्रुतगति से अग्रगामी हो रही है। जापान पर अणु बम गिरे थे, तब प्रतीत होता था कि विश्व के भाग्य का निबटारा इन्हीं अस्त्रों से कुछ ही दिनों में हो जाएगा, किंतु अदृश्य की परिस्थितियों बदली।
और अब जिन्होंने विशालकाय अणु बमों के भंडार जमा कर लिए हैं, वे उनके संबंध में एक ही बात सोच रहे हैं कि इस कचरे को कहाँ दफनाया जाए। प्रकृति ने संतुलन ऐसा बनाया कि अणु युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसलिए दूरदर्शिता प्रत्यक्ष घोषणा कर रही है कि ऐसा युद्ध लड़ा नहीं जाना चाहिए। इस घोषणा के पीछे ठोक तथ्य है और यह निश्चित है कि जिस अणु भंडारण में कुबेर भंडार जितना धन खर्च हो चुका उसे अपव्यय रूप में बट्टे खाते ही गिना जाएगा। नक्षत्र युद्ध की दिनों दिन बड़ी डींगे हाँकी जा रही है, पर उसका पूर्णतया असफल रहना भी निश्चित है। आकाश पर आधिपत्य जमाने के कितने प्रयास हो चुके, कितने ही होने जा रहे हैं, पर इसे भी ध्रुव सत्य मानना चाहिए कि इस संदर्भ में जो जितना उत्साह दिखा रहे हैं उन्हें अधिक निराशा पल्ले बांधनी पड़ेगी। इस प्रकार विकिरण बिखेरने के उपरांत दिग्गज इतना ही कर पाएंगे कि अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देते हुए निर्माणकर्ता गाली खाए और पीढ़ियों तक कोसे जाए। विकिरण प्रदूषण में इसी आशा से अपने आप को फिट कर लेगा। प्राणी इतने जहरीले हो जाएंगे कि उस प्रदूषण को पचा सके। मच्छर मारने के लिए D0 आरंभ में रामबाण समझी गई थी, पर अब मच्छर D0 प्रूफ हो गए हैं और उसी के खुले ड्रमों पर बैठे भोजन का आनंद लेते रहते हैं। प्रदूषण से उतना विनाश न होगा जितना कि समझा जाता है। बढ़ती आबादी एक विकट समस्या मालूम पड़ती है, पर विचारशीलता बढ़ने के साथ साथ ही उसका घटना आरंभ हो जाएगा। यूरोप के कई देशों में जन्म दर स्थिर हो गई है, कहीं कहीं घटने भी लगी है। वहां का अर्थशास्त्र कहता है कि परिश्रमी जातियों को बाहर से ला ला कर अपने देश में बसाया जाए। ये समझ पिछड़ेपन का अंत होते होते संसार भर में हो जाएगी। इन दिनों प्रसव पीड़ा में प्रायः 15 लाख महिलाएं प्राण खो बैठती हैं। समझ बढ़ते ही महिलाएं उपयोगी कार्यों में लगेंगी। विवाह भले ही करे, पर अंडे बच्चे उगलने के व्यवसाय से पूरी तरह हाथ खींच लेंगी। महिलाओं में असहयोग उभरे तो पुरुषों के लिए एकांकी प्रजनन करते रहना कहाँ बन पड़ेगा। 21वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि नाम की कोई समस्या न रहेगी। उसका समापन 20वीं सदी का अंत होते होते समाप्त हो जाएगा। एकता और समृद्धता का दर्शन हर किसी के गले उतरेगा। इन दिनों में सहकारिता आंदोलन पनप रहा है। आगे चलकर वह शासन, अर्थशास्त्र, भाषा, संप्रदाय सभी को अपनी गांठ में बांध लेगा। मियाँ बीबी वाले अकेले चूल्हे न पकेंगे। लार्ज फैमिली स्तर की कैंटीनें गांव मोहल्ले के रूप में विकसित हो जाएंगी। खाना एक जगह पकेगा, कपड़ एक जगह धुलेंगे, सोने की कोठरियां एक ही बड़े हाल में हल्के पार्टीशनों से अलग कर दिए जाया करेंगे। अलग घर बसाने, अलग खेती करने, मौत बुढ़ापे के लिए साधन अलग बचा कर रखने की आवश्यकता न पड़ेगी। ये सहकारिता विश्व साम्यवाद के रूप में बदलेगी और सशक्त राष्ट्र संघ विश्व व्यवस्था का सूत्र संचालन करेगा। सामर्थ्य भर काम करने और आवश्यकता भर लेने की नीति हर किसी को न्यायोचित भी लगेगी और सुविधाजनक भी। आज के पूंजीवाद, विलगांववाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्य के सूत्र ही समाप्त हो जाएंगे। शोषण, बढ़ते हुए अपराधों की जड़ आज का चिंतन और वातावरण है। इन दिनों में ही मानवीय गरिमा का प्रवेश होगा और लोभ लिप्सा का, अमीरी ठाट बाट का वर्तमान रवैया उपहासास्पद बन जाएगा और निंदनीय भी। तब कोई इस जोखिम भरे झंझट में हाथ डालकर आग में झुलस मरने जैसी हरकत क्यों करेगा। जब वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत सर्वभूतेषु का दर्शन अंतःकरणों में गहराई तक प्रवेश करेगा तो कोई कारण नहीं कि स्वार्थों का टकराव समाप्त न हो और मिलजुल कर सुख से रहने और चैन से रहने की नीति हर किसी के द्वारा न अपनाई जाए। न बड़े कारखाने वाले रहेंगे और न उनके द्वारा खड़े किए गए प्रेत पिशाच जैसे स्वसंचालित उद्योग। तब देहाती कस्बों में गृह उद्योग पनपेंगे और शहरों की घिचपिच समाप्त हो जाएगी।
विशालकाय नगर, वाहन, उद्योग अपने खंडहरों में ये साक्षी देते होंगे कि कोई ऐसा युग भी रहा जिसमें पूंजीवाद ने सर्वत्र बेकारी फैलाई थी और लोग सिमट सिमट कर इन शहरों में अपनी सर्वांगीण सुविधा खोने के लिए आ बसते थे और यही नरक जैसी सिंडांध में सड़कर मरते थे। तब कोई बड़े नगरों की सैर पर न जाया करेगा। प्राकृतिक सुषमा वाले क्षेत्र ही दर्शकों को आकर्षित करेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द उस शिक्षा के केंद्र बनेंगे जो मनुष्य को बहुज्ञ ही नहीं, विवेकवान भी बनाती है। व्यसन और व्यभिचार दुर्बुद्धि की देन है। अपव्यय और धन संग्रह भी उसी दुर्नीति की देह है। वह न रहेगी तो कोई नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन जो मनुष्य की बड़ी चढ़ी मूर्खता का ही परिचय देते हैं। आज तथाकथित बुद्धिमान ही इस प्रकार की मूर्खता अपनाते और अपने पैर कुल्हाड़ी मारते हैं। बर्तनों और उपकरणों के लायक धातु धरती के गर्भ से पीछे भी मिलती रहेगी। कभी तो शस्त्र और विशालकाय यंत्रों में धातुओं का अंधाधुंध उपयोग होता था, उसकी जब आवश्यकता ही न रहेगी तो उत्खनन के लिए हाथ पैर पीटने की भी आवश्यकता न रहेगी। मनुष्य के 2 हाथ और मस्तिष्क का कोश इस योग्य है कि सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हल्के फुल्के प्रयासों से ही पूरा करते रहें। फिर किसी को न तो दरिद्र रहना पड़ेगा न अशिक्षित, तब किसी पर भी पिछड़ेपन का लांछन न लगेगा, न कोई शोषक रहेगा न शोषित। समता और एकता को केंद्र बिंदु मानकर अपनी इस दुनिया का नव निर्माण होगा। मनुष्यकृत ध्वंस निर्माण की प्रत्यक्ष घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों में परिस्थितियां ही बदलती हैं, जिनका स्वरूप कभी कभी कुछ हलचलों के रूप में देखा जा सकता है। युग परिवर्तनों का स्वरूप जो प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं उन्हें बसंत की उपमा से तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वसंत के दिनों सर्वत्र खिले फूलों की बहार दृष्टिगोचर होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों देश में एक साथ उच्च कोटि के अनेकों महामानव जन्मे थे और उन्होंने त्याग बलिदान के आदर्शवादी पुरुषार्थ प्रस्तुत किए थे। युग परिवर्तन की वेला में सृजन शिल्पियों द्वारा किए गए जनमानस परिष्कार एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे कृत्यों का अतिशय अभिवर्धन देखा जा सकता है। भावना क्षेत्र में सुधारकों की एक बड़ी सेना योजनाबद्ध रूप में कार्य करती हुई दिखाई देगी, सो हो भी रही है। दिव्य संभावना सुनिश्चित है। इस ग्रंथ के प्रतिपादनों को परामर्श की भाषा में लिखा गया है। लोगों को ऐसा करना चाहिए। इस मार्गदर्शन के पीछे जन जन का कर्तव्य बोध उजागर किया है, पर वस्तुतः ये समूचा प्रतिपादन सुनिश्चित भविष्यवाणियों की तरह है। उन्हें अकाट्य एवं विश्वस्त संभावनाएं मानकर चला जा सकता है। इस कथन प्रतिपादन के पीछे उच्चस्तरीय अध्यात्म की वे अनुभूतियां हैं जिनमें घटित होने वाले घटनाक्रम का पूर्वाभास संजोया गया है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष अतिरिक्त घटनाक्रम का उल्लेख नहीं है, वरन विश्व की भवितव्यता का निरूपण है और बताया गया है कि प्रचंड प्रवाह किस दिशा में चल पड़ा है और वह भविष्य में जाकर कब किस लक्ष्य तक पहुंचकर रुकेगा। नवयुग के फलितार्थ होने की सही अवधि 21वीं सदी है। महाकाल की असीम अवधि में युग की इतिहास की दृष्टि से सैकड़ों क्या हजारों वर्षों का भी कोई महत्व नहीं होता। राजतंत्र को प्रजातंत्र तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगे हैं। मनुष्य को सभ्यता, शिष्टाचार, अनुशासन व्यवस्था गढ़ने में भी बहुत समय लगा है। बोलना और लिखना सीखने में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजरी होगी, पर तब काल की गति धीमी थी, अब उसमें तीव्रता आ गई है। विकास कहें या परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इसका प्रभाव किसी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता, उससे समूचा विश्व प्रभावित होगा। इच्छा या अनिच्छा से उसके सभी निवासियों को प्रवाह के साथ बहने के लिए, समय के साथ चलने के लिए विवश होना पड़ेगा। आमतौर से व्यक्तियों के प्रयास ही परिस्थितियों को प्रभावित करते और उनमें उथल पुथल पैदा करते हैं। राजक्रांतियां, सामाजिक क्रांतियां, औद्योगिक क्रांतियां कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों अथवा समुदायों के प्रभाव से ही उत्पन्न हुई है।
उनका श्रेय भी अमुक व्यक्तियों या योजनाओं को ही मिला है। किंतु कई बार ऐसा भी होता रहा है कि उमंगें उठी और उन्होंने चमत्कारी कार्य कर दिखाए और समूचे संसार में असाधारण परिवर्तन करके दिखा दिए। वैज्ञानिक आविष्कारों के संबंध में यही कहा जा सकता है। बिजली, रेडियो, टेलीफोन, रेल, जहाज, अणु विस्फोट जैसे कार्य तो कुछ व्यक्तियों ने ही संपन्न किए, पर उनका प्रभाव समूचे संसार पर पड़ा। परिस्थितियों में आकाश पाताल जैसा अंतर हो गया। इस वैज्ञानिक क्रांति के लिए कोई बड़ी योजनाएं नहीं बनी थी। कुछ छोटी प्रयोगशालाओं में ही वे आविष्कार उपजे थे, पर उपयोगिता को देखते हुए उनका प्रचलन संसार भर में होने लगा। 21वीं सदी को युग क्रांति भी इसी स्तर की माना जा सकती है। इस क्रांति को दार्शनिक क्रांति कहा जाएगा और उससे विश्व का समूचा वातावरण, समूचा उपक्रम प्रचलन प्रभावित होगा। जिस प्रकार 500 वर्ष पुरानी दुनिया की आज के समय के साथ संगति बिठाने पर आश्चर्यजनक परिवर्तन प्रतीत होता है, इसी प्रकार 20वीं सदी में चलती आ रही परिस्थितियों में अब जमीन आसमान जैसा अंतर 21वीं सदी में होने जा रहा है। उसी की रूपरेखा इस अंक में प्रस्तुत की गई है। ये सब कैसे होगा? कौन करेगा? परिवर्तन लाने वाली घटनाएं कहाँ घटित होंगी? क्यों मोड़ लेंगी? सफलता, असफलता का उन्हें कब कब कहाँ किस प्रकार सामना करना पड़ेगा? ये भी इस भविष्य कथन के साथ यदि उल्लेख रहता तो शायद पाठकों को अधिक रोचक और कौतूहलवर्धक लगता, पर उसकी चर्चा जानबूझकर नहीं की गई है। लिखा वही गया है जो अवश्यंभावी है। पूछा जा सकता है कि इन भविष्यवाणियों का आधार क्या है? आमतौर से ग्रह गणित, ज्योतिष को ऐसे कथनों का आधार माना जाता है, पर वास्तविकता यह है कि जो भविष्य कथन की विद्या जानते हैं वे उन संभावनाओं को प्रकट नहीं करते। जो करते हैं वे जानते नहीं। यदि मृत्यु काल सही बताया जा सके तो लोगों की स्वतंत्र बुद्धि और स्वतंत्र क्रिया ही समाप्त हो जाए। लोग मृत्यु से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को निपटाने में लग जाएं। इसी प्रकार यदि वस्तुओं की तेजी मंदी का सही कथन कोई कर सके तो वह उसी व्यापार में लगाकर 10-5 दिन में ही करोड़पति बन सकता है, पर ऐसा होता कहाँ है? मनीषियों ने वह भविष्य बनने का निषेध भी किया है। इससे व्यर्थ बढ़ती है और पुरुषार्थ में व्यवधान पड़ता है। इस अंक में प्रस्तुत भविष्यवाणियों का पहला आधार है अदृश्य जगत का वह सूक्ष्म प्रवाह जो कुछ नई उथल पुथल करने के लिए अपने उद्गम से चल पड़ा है और अपना उद्देश्य पूरा करके ही रहेगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेकानेक प्रतिभाओं को हनुमान, अर्जुन की तरह अपने प्रभाव में लेकर निश्चित प्रयोजन के निमित्त उन्हें बलपूर्वक लगा देगा। दूसरा आधार है हमारा निज का संकल्प, जो किसी उच्च सत्ता की प्रेरणा से महाकाल की चुनौती की तरह अवधारित किया गया है। नव निर्माण के लिए अपनी निजी क्षमता को इन्हीं 3 वर्षों में विशेष रूप से पहनाया और तीक्ष्ण किया गया है। इसका प्रयोग भी सूक्ष्म जगत की दिव्य चेतनाओं को झकझोर कर खड़ा कर देने में किया जाएगा। साथ ही अनर्थों को निरस्त करने के लिए उनके साथ कटकटा कर जूझा जाएगा। यह उभयपक्षीय प्रयोजन हमारी सूक्ष्म सत्ता ही संपन्न कर सकेगी। इसलिए हमने अपने स्थूल शरीर से काम लेना प्रायः बंद कर दिया है। उसके साथ एक हल्का तत्व ही जुड़ा रखा है। जब उसकी भी आवश्यकता न रहेगी तो एक झटके से इसे भी तोड़कर अलग कर देंगे। महान और व्यापक क्षेत्र की महती उथल पुथल में सूक्ष्म शक्ति ही काम करती है। स्थूल शरीर उसे सीमित रखता और एक छोटे क्षेत्र तक काम करते रहने के लिए बाधित करता है। इसलिए शरीर के साथ सहयोगी जैसा साधारण मोह होते हुए भी उसे गले में पत्थर की तरह नहीं बांधे रखा जा सकता। स्थिति अभी भी वह बन चली है कि स्थूल शरीर एक स्मृति सौगात की तरह एक कोने में रखा रहे और सूक्ष्म शरीर से वह कार्य होता रहे जिसे अदृश्य जगत के व्यापक क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर से ही किया जा सकता है। अपना निज का पुरुषार्थ और आत्मविश्वास भी इन भविष्यवाणियों का दूसरा आधार है।
इस कथन के बारे में निश्चिंत हम इसलिए हैं कि उस प्रयोजन में हमसे भी कहीं अधिक बड़ी और समर्थ सत्ताएं इस कार्य को आगे बढ़कर कर रही है। हमें तो उन्हीं के प्रचंड तूफानी प्रवाह में तिनके पत्ते की तरह उड़ना पड़ रहा है, फिर भी उसका कुछ मूल्य तो होगा ही। इस निजी मूल्य और उच्चस्तरीय सहयोग के आधार पर इस अंक में प्रस्तुत वे भविष्यवाणियां की जा रही हैं जिनका उल्लेख इस अंक में हुआ है। यूं आज की निराशाजनक परिस्थितियों में उतना बड़ा परिवर्तन निकट भविष्य में ही खड़ा हो जाना असंभव जैसा लगता है, तो विश्वासी विश्वास कर सकते हैं कि संसार के इतिहास में अनेक बार असंभव लगने वाले प्रसंग भी प्रत्यक्ष होते रहे हैं। महापुरुषों की उपलब्धियां एवं महान घटनाओं की संभावनाएं ऐसे ही असमंजस भरे वातावरण में फलित होती रही है। जो घटित होने वाला है उस सफलता के लिए श्रेयाधिकारी भागीदार बनने से दूरदर्शी विज्ञजनों में से किसी को भी चूकना नहीं चाहिए। ये लोभ मोह के लिए खपने और अहंकार प्रदर्शन के लिए ठाट बाट बनाने की बात सोचने और उसी स्तर की धारणा रीति नीति अपनाए रहने का समय नहीं है। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह और परिवार को बढ़ाने की अपेक्षा स्वावलंबी बनाने का निर्धारण किया जाए तो वह बुद्धिमत्ता भरा लाभदायक निर्धारण होगा। जिनसे इतना बन पड़ेगा वे देखेंगे कि उनके पास युग सृजन के निमित्त कितना अधिक तन मन धन का वैभव समर्पित करने योग्य बच जाता है, जबकि लिप्साओं में ग्रस्त रहने पर सदा व्यस्तता और अभावग्रस्तता की ही शिकायत बनी रहती है। श्रेय संभावना की भागीदारी में सम्मिलित होने का सुयोग्य सौभाग्य जिन्हें अर्जित करना है तो हमारी ही तरह भौतिक जगत में संयमी सेवाधर्मी बनना पड़ेगा। इतना कर सकने वाले ही अगले दिनों की दिव्य भूमिका में हमारे छोड़े उत्तराधिकार को वहन कर सकेंगे, पीछे रहकर भी हमें बल देते रह सकेंगे। अंतःस्फुरना बनाम भविष्य बोध जानने और सीखने की प्रक्रिया दूसरों के सानिध्य से ही संपन्न होती है। यात्रा पर्यटन भी इस उद्देश्य की कुछ हद तक पूर्ति करते हैं। इतने पर भी मनुष्य के अंतराल में निहित रहस्यमयी शक्तियों द्वारा अंतःस्फुरना के रूप में मिलने वाली जानकारी को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। इनका कोई प्रत्यक्ष आधार न दिखते हुए भी इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी दिन के आरंभ और अंत में क्रमशः सूर्य के उदयाचल से निकलने और अस्ताचल में छिपने में है। आरंभ काल में अग्नि का आविष्कार इसी अंतःस्फुरना की देन थी। जिसे ये स्फुरना हुई थी उसने घर्षण का प्रयोग किया और अग्नि खोज ली। सूत काटना और उससे कपड़े बनाना इतना ज्ञान मानव को आरंभ में अंतःस्फुरना द्वारा ही हुआ होगा। भाषा लिपि उच्चारण यहाँ तक कि अभिज्ञात की असाधारण एवं अभूतपूर्व समझी जाने वाली अगणित शाखाओं खोजों आविष्कारों का श्री गणेश इसी आधार पर संभव हुआ है। एक बार सुयोग बन जाने के बाद तो उस खोज में सुधार परिवर्तन कर सकना संभव हो जाता है, पर जहां कोई प्रत्यक्ष आधार ही न हो वहां इस प्रकार की अनायास सूझ को व्यक्ति अथवा शक्ति की रहस्यमयी उपलब्धि ही माना जा सकता है। इल्हाम अपौरुषेय शब्दों द्वारा धर्म ग्रंथों के श्रुति खंड ऐसी उपलब्धि के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और कहा गया है कि यह मन शक्ति संपन्न व्यक्ति के माध्यम से ईश्वरीय वाणी का ही प्राकट्य है। इस प्रक्रिया में चाहे वे पैगंबर हों देवदूत हों अथवा अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मनीषी उन्हें व्यक्ति न मानकर एक प्रचंड विचार प्रवाह का प्रतीक माना गया व उनके माध्यम से भविष्य में क्या कुछ संपन्न होने वाला है इसकी अभिव्यक्ति की गई। हर धर्म समुदाय में ऐसे इल्हाम रहस्यमयी अंतःस्फुरना के रूप में देखे समझे जा सकते हैं। भविष्य ज्ञान प्रोफेसी पूर्वाभास इसी श्रेणी सम्मिलित माने जाते हैं। उसके कथित रूप में घटित होने पर यह मान लिया जाता है कि वह निराधार नहीं है, उसके पीछे कोई न कोई सुनिश्चित आधार अवश्य होना चाहिए। भविष्य कथन का यह आधार चाहे जिस भी विधा पर अवलंबित हो उसे आश्चर्यजनक अद्भुत या देवी ही समझा जाता रहा है।
पर अब वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि वर्तमान के अध्ययन द्वारा भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। इस संबंध में भविष्य विज्ञान फ्यूचरलॉजी की एक पृथक शाखा का भी विकास हो चुका है। इसे भविष्यवाणी तंत्र का एक अंग माना जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसी संदर्भ में विश्व के मूर्धन्य लेखकों की कई पुस्तकें यथा H.G. वेल्स की शेप ऑफ दी थिंग्स डू कम, टाइम मशीन तथा B.F. स्किनर की वाल्डन टू बेव न्यू वर्ल्ड एवं 1984 पिछले दिनों प्रकाशित हुई है। उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वयं भविष्य की झांकी की हो और बाद में उसे ही पुस्तकाकार रूप दे दिया हो। फ्यूचरलॉजी या भविष्य विज्ञान अब एक पुनर्तः विज्ञान सम्मत विधा मानी जाने लगी है। पूर्व में कभी वायरलेस माइकोन्सी, रोबोट, कंप्यूटर, अंतरिक्ष में तैराकी व अन्य ग्रहों पर यान भेजे जाने की संभावनाओं को काल्पनिक ही माना गया था, पर क्रमशः समय गुजरने के साथ ही यह सब होता चला गया। जिन जिन विद्वानों ने कंप्यूटर के आंकड़ों को आधार बनाकर भविष्य के संबंध में लिखा है, वे यही कहते हैं कि आज का चिंतन निर्धारण भविष्य में सही निकले तो कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण बताते हुए मनीषी कहते हैं कि प्रवाह सदा एक सा नहीं बना रहता, उसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हवा कभी तूफान बनती है तो कभी बवंडर चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लेखक गुंथर स्टेंट, फ्रिट्जॉफ काप्रा, एल्विन टॉफलर ने अपनी कृतियों क्रमशः कमिंग ऑफ द गोल्ड एज, द टर्निंग पॉइंट एवं फ्यूचर शॉक में 21वीं सदी के आरंभ को व्यापक परिवर्तनों का काल और आने वाले समय में सुख समृद्धि होने की संभावना प्रकट की है। इन सब संदर्भों कथनों तथ्यों का उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों में यह विश्वास पैदा किए जा सके कि आने वाला समय भयावह त्रासदी भरा नहीं है, सुखद है। 21वीं सदी वैसी नहीं होगी जैसी वर्तमान संकट भरी परिस्थितियों को देखकर अंदाज लगाया जाता है। इस आशावाद का मूल आधार है मानवीय विभूति अंतःस्फुरना, पूर्वानुमान लगा पाने की दिव्य सामर्थ्य जिसे कोई भी मनुष्य अपने अंदर जगा सकता है। आज जो भी कुछ भविष्य के संबंध में उज्ज्वल संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है, उसकी भी जड़ें वहीं विद्यमान है। परोक्ष जगत में चल रही हलचलें व व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयास पुरुषार्थ, जो प्रत्यक्ष भले ही दृष्टिगोचर न हो, उनकी परिणति निश्चित ही सुखद होगी। वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभास से उपजी। अनेकानेक आविष्कारों पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि इनका पूर्व स्वरूप एक खानके के रूप में मनीषीगणों वैज्ञानिकों के अंतःकरण में उपज चुका था अथवा उन्हें तत्संबंधी पूर्वाभास अंतःबोध हुआ। उसकी परिणति एक प्रारंभिक आविष्कार के रूप में हुई, क्रमशः संशोधन होते होते आज वाली प्रगतिशील स्थिति में विज्ञान ने ये यात्रा पूरी कर ली है। कुछ आविष्कारों पर नजर डालें तो बात और भी साफ हो जाएगी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सिद्धांत की जानकारी देकर विज्ञान जगत में क्रांति ला दी। सब जानते हैं कि वे चिंतन में निमग्न थे। एक सेब का फल टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना ने ही उनकी अंतः प्रज्ञा में हलचल मचा दी। यह पृथ्वी पर ही क्यों गिरा? ये चिंतन करते करते वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में गुरुत्व बल विद्यमान है, जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पतीली में उबलते पानी की भाप से उठते एवं गिरते धक्कन ने किशोर जेम्स वॉट की अंतः सामर्थ्य को उकसाया एवं भाप की शक्ति का सिद्धांत जन्मा। इसके आधार पर पानी की वाष्प के दबाव से शक्ति उत्पन्न कर न केवल रेल चलाई जा सकी अपितु औद्योगिक क्रांति का आधार खड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावनाएं बन गई। श्री फ्रेडरिक कैकुले भी बेंजीन के न्यूक्लियस की खोज करते करते स्वप्नावस्था में चले गए। उनने देखा कि एक सांप कुंडली मारकर बैठा अपनी ही पूंछ काट रहा है। तुरंत जागकर उनने इसका चित्र बनाया,
तो आश्चर्यवत देखते रह गए कि षटकोण के रूप में वे न्यूक्लियस की आकृति खींच चुके थे। आटोलेवी को भी इसी प्रकार स्नायु तंतुओं में काम करने वाले उस रस के समीकरणों का अंतर्बोध हुआ जो स्नायु संधि केंद्रकों सिनेप्सों पर विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी था। कागज पर उतारते ही एसिटाइल कोलिन, कोलिन एस्टरेज जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स की प्रारंभिक शोध का कार्य पूरा हो चुका था। वस्तुतः जिन भी संभावनाओं पर मनीषा चिंतनरत रहती है, वे अचेतन के गर्भ में पहले ही जन्म ले चुकी होती है। कुछ अंतर्बोध के रूप में, तो कुछ स्वप्न अंतःस्फुरणा के रूप में विकसित चेतना के धनी मनीषियों के मानस से फूट पड़ती है एवं आविष्कारों, पूर्वाभासों, भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित बिजली को चमकते देखकर सोचा कि इस वर्षा भरे तूफान में पतंग उड़ाकर देखा जाए। गीली डोर से उनने एक चाबी बांधकर जमीन पर रख दी। उस लोहे की चाबी से जब उनने विद्युत स्फुलिंग चमकते देखे तो त्वरित चालक का आविष्कार उनकी विकसित चेतना में उद्भूत हो चुका था। ये चमत्कार है उस अंतर्बोध का, मनीषा में जागे पूर्वाभास का, जिसने ऐसा कुछ संभव है, ये सोचकर किसी वैज्ञानिक को प्रयास पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। इतिहास बताता है कि हर कल्पना, हर अप्रत्याशित घटनाक्रम को मूर्त रूप देने का कार्य दैवी चेतना ने मानवीय प्रज्ञा के माध्यम से ही किया है। राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, चिंतक, प्रकृति के रहस्यों की खोज करने वाले तन्वेषी लेखक, कवि, संगीतकारों को भी भावी का संबंधी प्रेरणा इसी आधार पर मिलती रही है। यहाँ तक कि असंभव को संभव कर दिखाने वाली प्रकृति प्रेरणा भी अचेतन में ही जन्मी व मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पनामा स्वेज नहर, ताजमहल, हॉलैंड द्वारा समुद्र में डूबी धरती पर खेती आदि जैसे काम संपन्न होते चले गए, जिन्हें युगांतरकारी कहा जाता है। जिन्हें डाक व्यवस्था, नोट करेंसी का प्रचलन करने की बात सूझी अथवा समाज व्यवस्था हेतु प्रचलन परंपराएं बनानी पड़ी, उन्हें भी अंतर्प्रज्ञा ने बोध कराया होगा, परब्रह्म की प्रेरणा उन्हें मिली होगी। पैगंबरों देवदूतों की बात करते हैं तो आशय ऐसी ही विभूतियों से होता है, जिन्हें इल्हाम होता रहा है, जिनकी विकसित चेतना भविष्य को पढ़ पाने में समर्थ रही है। वही अंत प्रेरणा विकसित चेतना आज भविष्य पर दृष्टि डाले कुछ कहने पर उतारू है। आज की संकटों से भरी बेला में दोनों ही प्रकार के भविष्य कथन हमारे सामने है। एक वे जिनमें आगामी 12 वर्ष व 21वीं सदी के पूर्वार्ध को खतरों संकटों से घिरा बताया गया है। दूसरी वे जिनमें भविष्य के संबंध में उज्ज्वल संभावनाएं प्रकट की गई है। इन्हीं का कहना है कि यदि मानवीय प्रयास क्रम उलट दिए जाए, दिशा बदल ली जाए, गलती सुधार ली जाए, तो संभावित विपत्तियों के घटाटोप छट सकते हैं। घटा कितनी ही काली एवं डरावनी क्यों न हो, तेज आंधी उसे कहीं से कहीं पहुंचा देती है, उसकी भयावहता को निरस्त कर देती है। यही बात मानवीय पुरुषार्थ के बारे में भी लागू होती है। वह चाहे तो हर भविष्यता को बदल सकता है। प्रस्तुत वेला जिससे विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है। युग परिवर्तन पूर्व में भी होता रहा है, जिसे सामूहिक विकसित चेतना नाम दिया जा सकता है। यही बिगड़ी परिस्थितियों को ठीक करने, सामयिक स्थिति को देखते हुए सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने, प्राणवान प्रतिभाओं को इकट्ठा कर युग धर्म को निभाने का सरंजाम पूरा करती है। अवतार इसी प्रवाह का नाम है। इन दिनों उसी महाकाल की प्रबल सत्प्रेरणाएं युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां विनिर्मित करती देखी जा सकती है। आवश्यकता इसी बात की है कि समय को पहचान कर अपने प्रयास भी इसी निमित्त झोंक दिए जाएं। श्रेय को पाने व अवतार प्रक्रिया का सहयोगी बनने का ठीक यही समय है। दिव्य दृष्टाओं का भविष्य कथन ज्योति विज्ञान अंतर्ग्रही हलचलों और प्रतिक्रियाओं की सूक्ष्म जानकारी पर आधारित है, इसलिए उसकी गणना भौतिक विज्ञान में की जाती है। प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाते हुए जो भविष्य कथन किया जाता है, उसका आधार भी यही है।
अतीन्द्रिय क्षमता का क्षेत्र इससे भिन्न है। उसमें ग्रह गणित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंतर्दृष्टि एक दिव्य सामर्थ्य है जिसके सहारे परोक्ष के अनेक रहस्यमय परतों पर पड़े हुए पर्दे को हटाया जा सकता है और वह जाना जा सकता है जो सामान्यतया संभव नहीं होता। क्रिया की प्रतिक्रिया, कार्य का प्रतिफल सिद्धांत भी तभी भावी संभावनाओं का अनुमान लगा सकता है जब घटनाक्रम सामने हो, किंतु अदृश्य दर्शन की दिव्य दृष्टि अंतरिक्ष की हंडी में पक रही खिचड़ी की गंध लेकर यह बता सकती है कि उसमें क्या उबल रहा है और पककर किस रूप में क्या आने वाला है। प्रयत्न करने पर यह शक्ति योग साधना द्वारा कोई भी साधक अपने में विकसित कर सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है, किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि पूर्व संचित संस्कारों के कारण ये दिव्य क्षमता अनायास हो जग पड़ती है। बिना साधना के सिद्ध पुरुष स्तर के मनुष्य भी जब तब पाए जाते हैं और उनमें शाप वरदान जैसी सामर्थ्य तो नहीं होती, पर अदृश्य दर्शन की दृष्टि से उनकी विशेषता आश्चर्यजनक देखी गई है। पिछले दिनों संसार में ऐसे अदृश्यदर्शी पाए गए हैं जिन्हें योगी ऋषि तो नहीं कह सकते हैं, पर भविष्य दर्शन की दृष्टि से उनकी विशिष्टता सर्वमान्य रही है। उन्हें ये शक्ति कैसे मिली, इसका उत्तर अनायास के अतिरिक्त और कोई दिया नहीं जा सकता। इतने पर भी यह कसौटी पर सही पाया गया कि उनके कथन अधिकांश में सच निकले, यों जब तब उनमें गलतियां भी निकली है। अगली पंक्तियों में जिन अदृश्य शक्तियों के भविष्य कथनों की चर्चा की गई है वे सभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। ये ख्याति उन्हें किसी विज्ञापन बाजी से नहीं वरन कथनों में सच्चाई मिलने के आधार पर ही मिली है। युग संधि के मध्य क्या कुछ घटित होने वाला है, इस संदर्भ में इन प्रख्यात दिव्यदर्शियों के अभिमत पर दृष्टिपात करने से ही इन निष्कर्षों पर पहुंचना पड़ता। 1. अगले 20 वर्ष मनुष्य जाति के सामने असाधारण कठिनाइयों से भरे होने की संभावना है। 2. वह समय दूर नहीं जब भविष्य की परिस्थितियां प्रत्यक्ष होंगी। लोग वर्तमान रीति नीति बदल देंगे, व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं समाज व्यवस्था का नया निर्धारण करेंगे। 3. युग परिवर्तन के इन 20 वर्षों में भारत की भूमिका महान होगी। उसे अन्यत्र की अपेक्षा कम विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसकी अध्यात्म भूमिका विनाश को हल्का करके और विकास को निकट लाने के लिए प्रबल प्रयास करेगी तथा सफल भी होगी। अदृश्यदर्शियों ने विभिन्न प्रसंगों के अन्यान्य विचार भी व्यक्त किए हैं। उनकी भविष्यवाणियों एवं दिव्य शक्तियों पर प्रकाश डालने वाली कितनी ही पुस्तकें छपी है, उनमें से उतना ही संकलन किया गया है जिसे सार कहा जा सकता और जो युग संधि में होने वाली परिवर्तन प्रक्रिया से संबंधित है। चुने हुए भविष्यदर्शियों में से जिन 7 के कथन संकलन किए गए हैं वे यह है: 1. जीन डिक्सन, 2. जूल वर्ग, 3. प्रो शून्य हरारा, 4. पीटर हरकॉस, 5. नोस्ट्राडेमस, 6. जॉन सेवेज, 7. एंडरसन। 1. जीन डिक्सन का नाम आज विश्वविख्यात है। यह अमरीकी महिला अपनी अचूक भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती है। जीन जब 9 साल की बच्ची थी तब एक दिन उसकी मां ने यूं ही बात बात में बच्चों से पूछा कि तुम्हारे पिता तुम लोगों के लिए क्या लाएंगे। जीन ने 2 पल रुककर जवाब दिया, वे एक सुंदर सा सफेद कुत्ता मेरे लिए लाएंगे। उस समय पिता 1500 मील दूर थे। दूसरे सभी बच्चे जीन की बात पर हंसने लगे, पर उस समय पूरा घर आश्चर्य से भर उठा। जब पिता घर लौटकर आए तो सचमुच एक सफेद कुत्ता साथ लाए। जीन डिक्सन की यह अंतर्दृष्टि क्षमता बढ़ती ही रही और वे जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे ही वैसे प्रसिद्ध भी होती गई। सर्वप्रथम उनकी चर्चा बड़े पैमाने पर तब चल पड़ी जब उनने खुद सन 1944 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति के देहावसान की तिथि उनके दफ्तर जाकर दी। दूसरे महायुद्ध के दिन थे। रूजवेल्ट धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, इसलिए जब विनम्र स्वरों में जीन ने ये बताया कि मैं एक साधारण गृहस्थ नारी हूं,
पर ईश्वर ने मुझे जो अंतर्दृष्टि दी है वह देश के किसी काम आए, यही चाहकर मैं कभी कभी उसमें कौंधी हुई बातें बताती रहती हूँ। तो रूजवेल्ट ने बड़ी उत्सुकता से और आत्मीयता से उन्हें अपनी बात कहने का आग्रह किया। जीन डिक्सन ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा कि मैंने आपसे ही संबंधित एक घटना देखी है। जीन को रुकते देख राष्ट्रपति रूजवेल्ट भांप गए और बोले, आप संकोच क्यों कर रही है? संभव है आपने मेरी मृत्यु से संबंधित घटना देखी हो, तो आप अवश्य बताने की कृपा करें, ताकि मैं अपने शेष कर्तव्य को भली भांति निभा सकूं। जीन डिक्सन ने बहुत हिचकिचाते हुए बताया, आगामी वर्ष के मध्य में आपकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जीन डिक्सन का आभास पूर्णतः सही था। 1945 के मध्य में रूजवेल्ट का अंत हो गया और साथ ही जीन डिक्सन की राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि के क्रम का भी आरंभ हो गया। कुछ समय बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक क्लब के समारोह में श्रीमती जीन डिक्सन से यूं ही पूछा, क्या आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता सकती है? जीन डिक्सन बोली, आप शीघ्र ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। 2 ही समय बाद ट्रूमैन सचमुच राष्ट्रपति बन गए। इस घटना के बाद जब स्वयं ट्रूमैन ने जीन डिक्सन की चर्चा की तो सारा अमेरिका उन्हें जानने लगा। भारत के विभाजन की भविष्यवाणी भी श्रीमती जीन डिक्सन ने काफी समय पहले कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को जीन डिक्सन कुछ लोगों से बात कर रही थी। बीच में सहसा वे रुकी और बोली, अब बात आगे नहीं हो सकेगी। मुझे लग रहा है कि गांधी जी की अभी अभी हत्या कर दी गई है। हमें कुछ समय शांत रहना चाहिए। वस्तुतः ठीक उसी समय गांधी जी पर हत्यारे ने गोली चलाई थी। कुछ घंटों में ये खबर रेडियो पर सारे संसार में सुनाई जाने लगी। एक अप्रत्याशित भविष्यवाणी जीन ने चर्चिल के बारे में की। कुछ प्रसिद्ध पत्रकारों ने उनसे चर्चिल के बारे में भविष्यवाणी का आग्रह किया। जीन ने तत्काल कहा, युद्ध के बाद वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, एक अंतराल के बाद वे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उन दिनों चर्चिल लोकप्रियता के शिखर पर थे। युद्ध का संचालन भी उन्होंने अति उत्तम रीति से किया था, अतः उनके हटाए जाने की संभावना नहीं थी। पर युद्ध से कुछ समय बाद सचमुच ही चर्चिल को पद त्याग करना पड़ा। दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। उनके बाद श्री चर्चिल फिर प्रधानमंत्री बने। रूस में स्टालिन के बाद मालेनकोव के प्रधानमंत्री और 2 वर्ष के बाद ही उनका स्थान किसी मोटे तगड़े सैन्याधिकारी द्वारा लिए जाने की भविष्यवाणी भी जीन डिक्सन ने की थी, जो अक्षरशः सही निकली। अब तक हजारों दुर्घटनाओं को उन्होंने टाला है, खाए हुए का अता पता बताया है, हत्या और आत्महत्या का रहस्य अनावृत किया है तथा अन्य तरह से मदद की है। उनके घर में जो अतिथेय कक्ष है वह न केवल उच्च अधिकारी, राजनेता, व्यवसाय आए दिन बैठे देखे जाते हैं, अपितु साधारण किसान और श्रमिक भी वहां पाए जाते हैं तथा श्रीमती डिक्सन सभी को यथोचित समय देती हैं। जॉन कैनेडी की राष्ट्रपति के रूप में जीत तथा 4 साल के भीतर ही उनकी हत्या की भविष्यवाणी श्रीमती जीन डिक्सन ने सन 1956 में ही कर दी थी। सन 60 के चुनाव में सचमुच कैनेडी जीते। बाद में एक संवाददाता ने फिर पूछा कि कैनेडी के बारे में आपकी दूसरी भविष्यवाणी का क्या होगा? जीन डिक्सन ने कहा, मुझे स्पष्ट दिखा है कि नवंबर 63 के तीसरे हफ्ते में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी जाएगी। हत्यारे के नाम का पहला अक्षर ओ तथा दूसरा अक्षर डी होगा। 17 नवंबर को श्रीमती डिक्सन ने स्वयं व्हाइट हाउस को फोन किया और सुरक्षा अधिकारी को बताया कि राष्ट्रपति की इसी सप्ताह हत्या हो सकती है, पर अफसरों ने इसे असंभव कहकर हंस कर टाल दिया। श्रीमती डिक्सन ने अपनी एक मित्र से दुखी स्वर में कहा कि ये अधिकारी पागल हो गए हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, लगता है कि होनी होकर रहेगी। आखिर 1963 में ही 22 नवंबर को कैनेडी की हत्या ओसवाल्ड ने कर दी और जीन डिक्सन तथा उनकी भविष्यवाणी की गूंज सारे संसार में फैल गई। श्रीमती डिक्सन ने ख्रुश्चेव के पतन,
नेहरू के निधन तथा शास्त्री जी के नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने की भविष्यवाणी भी बहुत पहले कर दी थी। चीन द्वारा रूसी क्षेत्र में आक्रमण की उनकी भविष्यवाणी भी सही निकली। उन्हीं श्रीमती जीन डिक्सन की आगामी दिनों से संबंधित भविष्यवाणियां जो पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी है। भारत 1975 में बाद तीव्र घटना चक्र गतिशील होगा और वह भौतिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से तीव्रता से प्रगति करेगा। 1979 से 81 के बीच विश्व में कुछ बड़े नेताओं की हत्या के षड्यंत्र बनेंगे। अब तक हजारों दुर्घटनाओं को उन्होंने टाला है, खाए हुए का अता पता बताया है, हत्या और आत्महत्या का रहस्य अनावृत किया है तथा अन्य तरह से मदद की है। उनके घर में जो अतिथेय कक्ष है वह न केवल उच्च अधिकारी, राजनेता, व्यवसाय आए दिन बैठे देखे जाते हैं, अपितु साधारण किसान और श्रमिक भी वहां पाए जाते हैं तथा श्रीमती डिक्सन सभी को यथोचित समय देती हैं। जॉन कैनेडी की राष्ट्रपति के रूप में जीत तथा 4 साल के भीतर ही उनकी हत्या की भविष्यवाणी श्रीमती जीन डिक्सन ने सन 1956 में ही कर दी थी। सन 60 के चुनाव में सचमुच कैनेडी जीते। बाद में एक संवाददाता ने फिर पूछा कि कैनेडी के बारे में आपकी दूसरी भविष्यवाणी का क्या होगा। जीन डिक्सन ने कहा, मुझे स्पष्ट दिखा है कि नवंबर 63 के तीसरे हफ्ते में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी जाएगी। हत्यारे के नाम का पहला अक्षर ओ तथा दूसरा अक्षर डी होगा। 17 नवंबर को श्रीमती डिक्सन ने स्वयं व्हाइट हाउस को फोन किया और सुरक्षा अधिकारी को बताया कि राष्ट्रपति की इसी सप्ताह हत्या हो सकती है, पर अफसरों ने इसे असंभव कहकर हंसकर टाल दिया। श्रीमती डिक्सन ने अपनी एक मित्र से दुखी स्वर में कहा कि ये अधिकारी पागल हो गए हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, लगता है कि होनी होकर रहेगी। आखिर 1963 में ही 22 नवंबर को कैनेडी की हत्या ओसवाल्ड ने कर दी और जीन डिक्सन तथा उनकी भविष्यवाणी की गूंज सारे संसार में फैल गई। श्रीमती डिक्सन ने खुश्चेव के पतन, नेहरू के निधन तथा शास्त्री जी के नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने की भविष्यवाणी भी बहुत पहले कर दी थी। चीन द्वारा रूसी क्षेत्र में आक्रमण की उनकी भविष्यवाणी भी सही निकली। उन्हीं श्रीमती जीन डिक्सन की आगामी दिनों से संबंधित भविष्यवाणियां जो पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी है। भारत 1975 में बाद तीव्र घटना चक्र गतिशील होगा और वह भौतिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से तीव्रता से प्रगति करेगा। 1979 से 81 के बीच विश्व में कुछ बड़े नेताओं की हत्या के षड्यंत्र बनेंगे और इस दौरान अनेक राष्ट्राध्यक्षों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। 1981 से 84 तक का समय विश्व के लिए अत्यंत तनातनी का रहेगा और इस अवधि में युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। चीन का इसमें प्रमुख हाथ रहेगा। अगले युद्ध में चीन शस्त्र युद्ध की अपेक्षा कीटाणु युद्ध में विश्वास रखेगा तथा इसमें असंख्य प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। चीन के विरुद्ध रूस अमेरिका एक होकर लड़ेंगे। 1980 तक चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह पर भी मनुष्य अपने कदम रख सकेगा। अंतरिक्ष यात्राओं में प्रगति बराबर जारी रहेगी। पश्चिम में ईश्वर तथा धर्म पर आस्था बढ़ेगी। लोग अति भौतिक जीवन से विरक्ति का अनुभव करेंगे तथा धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जीने की दिशा में प्रयासरत होंगे। भारत में ग्रामीण परिवार में जन्मा पला व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो गांधी जी की तरह विश्व का मार्गदर्शन करेगा। 20वीं शताब्दी के अंतिम 12 वर्षों के बारे में उनकी भविष्यवाणी है कि अमेरिका गृह युद्ध के साथ मध्य पूर्व के युद्ध में उलझ जाएगा। यूरोपीय सभ्यता भोगवाद एवं युद्ध की नीति को छोड़कर अंततः भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए बाध्य होगी। संसार भर के उच्च कोटि के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एक मंच पर एकत्र होकर विश्व मानवता के लिए नए नए आविष्कार करेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रचुर मात्रा में खोज लिए जाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा और बच्चों को प्राचीन गुरुकुलों की तरह संस्कारशालाओं में सुसंस्कारिता की शिक्षा मिलने लगेगी। वे कहती हैं कि तब मानव का मस्तिष्कीय विकास एवं अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास इस सीमा तक हो जाएगा कि वे विचार संप्रेषण से ही एक दूसरे से संपर्क किया करेंगे और विश्व एक सूत्र में आबद्ध हो जाएगा। 21वीं सदी को जीन डिक्सन ने उज्ज्वल संभावनाओं से भरा पूरा बताया है। वे कहती हैं कि सन 2000 तक नीति और अनीति का संघर्ष चलता रहेगा, पर अंततः नीति की, सत्प्रवृत्तियों की ही विजय होगी। सन 2020 तक धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार होने लगेगी। तब न प्रदूषण की समस्या रहेगी और न बीमारी भूखमरी से किसी को त्रस्त होना पड़ेगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति होगी। अंतरिक्षीय यात्राएं प्रकाश गति से भी तीव्र चलने वाले यानों से संपन्न हुआ करेगी। सन 2020 तक सारी मानव जाति का क्रिया व्यापार एक ही विश्व सत्ता के अधीन संचालित होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। अपनी प्रसिद्ध कृति माई लाइफ एंड प्रोफेसीज के 8वें अध्याय में जीन डिक्सन लिखती है कि 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व महिलाएं संभालेंगी। विश्व शांति स्थापना की दिशा में भारत की भूमिका का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और कहा है कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों एवं वैचारिक क्रांति के माध्यम से वह समस्त विश्व में समतावादी शासन का सूत्रपात करेगा। उनके भविष्य कथन के अनुसार राष्ट्रसंघ का कार्यालय अगले दिनों भारत में बनेगा। जुलियन जूल्स एक विश्वविख्यात लेखक तो है ही, भविष्य दूत भी है। जापान द्वारा मंचूरिया पर तथा इटली द्वारा अल्बानिया पर अधिकार कर लेने की भविष्यवाणी सन 1931 में ही उन्होंने कर दी थी। उस समय इसे किसी ने सही नहीं माना था। दूसरे महायुद्ध में जब